में एक हॉल की चली जाएगी, इसमें मैं आपको सारी बातें नहीं बता सकता, हम डिटेल में इसमें सारी चीजें डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन इसमें हम आपको एक रोड मैप बता देंगे, इसमें हम आपको ऐसे के हवाले से भी रोड मैप बता देंगे। एंड इसमें थैंक यू बेस्ट विशेस के लिए। इसमें हम आपको ऐसे के हवाले से भी रोड मैप बता देंगे कि जो हम अब जब अपनी क्लास को प्रॉपर कंडक्ट करवाएंगे, जो मोस्ट प्रोबेबली मंडे से स्टार्ट हो रही है हमारी ऑनलाइन क्लासेस, और इसमें हम आपको प्रेसी कम्प्रीहेंशन के हवाले से भी चीज़ें बता दें। मैंने कोई भी चीज़ आपको अपनी पास से नहीं बतानी, हमने वो चीज़ें डिस्कस करनी है जो आपका एग्जामिनर, जो आपका ऐसे का पेपर चेक कर रहा होता है, अच्छा जी, ये कुछ लोग कह रहे हैं जी कि मैं उनको नजर नहीं आ रहा, मेरे ख्याल से आपका शायद कनेक्टिविटी का इशू होगा। आप काइंडली अपना ना उसको चेक करें, मे बी आपका नेट स्लो। ठीक है, एडमिन कह रहे हैं आप नजर आ रहे हैं, विजिबल भी हैं, ऑडिबल भी। अच्छा, तो इसमें हम एक तो अपने ऐसे की चीजों को देखेंगे कि हमारा एग्जामिनर क्या कहता है कि स्टूडेंट्स जो है ऐसे के पेपर में फेल क्यों होते हैं। उसके बाद हम अपना थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे प्रेसी एंड कम्प्रीहेंशन के पेपर के हवाले से। हमने चीजों को सिंपल रखना है, टू द पॉइंट रखना है, हमने चीजों को कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना, और ना ही चीजें कॉम्प्लिकेटेड हैं। ठीक है जी, ये कुछ लोगों के टेक्स्ट आ रहे हैं जिनके साथ इशू आ रहे हैं, उनकी तरफ से कनेक्टिविटी का कोई इशू हो सकता है, क्योंकि मुझे एडमिन कह रहे हैं कि मेरी आवाज जो है वो क्लियर आ रही है और मैं विजिबल भी हूँ। तो हमने देखना है कि हम इसमें कुछ बड़े, इसमें हम अब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट देखेंगे कि एग्जामिनर आपके ऐसे के पेपर के हवाले से क्या कहता है। ठीक है जी, तो हम अब टाइम ज़ाया नहीं करते क्योंकि हमारे पास पहले टाइम बहुत शॉर्ट है। हम अपनी स्लाइड्स की तरफ जाएंगे, फिर हम वन बाय वन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं आपको आज हर चीज़ डिटेल में बता सकूं। इस चीज़ को आप भी अंडरस्टैंड करते हैं कि एक घंटे में पॉसिबल नहीं है चीज़ों को बताना, और चीज़ों को आपको एक घंटे में सारी चीज़ें आपको बताना। लेकिन इसमें मैं आपको सारी जो इसमें आपकी जो मेन पॉइंट्स होंगे मैं आपको बता दूंगा। लेक्चर की तरफ जाने से पहले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात ही बता देता हूँ कि एग्जामिनर की जो लास्ट रिपोर्ट आई है ऐसे के हवाले से, उसमें उसमें एक चीज जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है वो ये है कि एग्जामिनर ने उसमें ये बताया हुआ है कि स्टूडेंट्स को पता ही नहीं ऐसे होता क्या है। ठीक है जी, अब स्टूडेंट्स जो हैं सीएसएस के एग्जाम दे रहे हैं, स्टूडेंट्स जो हैं वो सीएसएस के एग्जाम्स दे रहे हैं जी, उनको लेकिन ये नहीं पता कि उनको ऐसे होता क्या है, कि कौन से इसेंशियल फीचर्स हैं, कौन सी कंडीशंस हैं जो एक ऐसे को बाकी फॉर्म्स ऑफ राइटिंग से डिफरेंशिएट करते हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं स्टूडेंट्स की सीरियसनेस का, कि वो अपने ऐसे के पेपर को लेके या वो अपने इंग्लिश के पेपर को लेके कितनी किस हद तक सीरियस होते हैं। तो अब हम आते हैं प्रॉपर स्लाइड्स की तरफ, तो हम अपना प्रॉपर लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो ये तो एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन था, तो हम अपने मेन पॉइंट्स की तरफ आते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम आपको जितना इस क्लास में बता सकूं, बाकी इंशाल्लाह फिर जब हमारी ऑनलाइन क्लासेस प्रॉपर स्टार्ट होंगी तो हम उसमें चीजें देखेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम हमजा साहब, कैसे? ठीक ठाक है जी ठीक हेलो ठाक है, काइंडली आप जी। अपना। हमजा साहब, मुझे एक सवाल है कि इंग्लिश ऐसे में जो है वो वर्ड्स कितने होने चाहिए इंग्लिश ऐसे में सीएसएस बीएमएस के? देखिए, ये सारी चीज अभी हम डिस्कस करेंगे, अभी आप इसको स्टार्ट पे ना रखें। ठीक है जी, इसको मैं ये आपके टेक्स्ट साथ साथ पढ़ रहा हूँ। ठीक है जी, मैं आपके साथ साथ क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। ये अभी इसको स्टार्ट, अभी तो हमारी क्लास स्टार्ट ही नहीं हुई, हो सकता है कि जो हम चीजें डिस्कस करें उसके अंदर ये हमारी सारी चीजें डिस्कस हो जाए। तो अभी आप इसको इनको साइड पे रखें और इनको आप लास्ट पे देखेंगे। क्वेश्चन एंड आंसर सेशन आपका लास्ट पे होगा। ये जो आप अभी क्वेश्चन सेशन कर रहे हैं इसको अभी आप ना करें काइंडली, ये आपका लास्ट पे सेशन होगा क्वेश्चन आंसर सेशन। उसमें फिर हम 10 मिनट्स का रख लेंगे या 15 मिनट्स का, उसमें हम इंशाल्लाह फिर मैक्सिमम आपको बता देंगे। ठीक है जी,
तो अभी आप थोड़ा सा सब्र करें, अभी तो क्लास स्टार्ट हुई है। तो मैं आपके साथ स्लाइड शेयर कर रहा हूँ। एडमिन मुझे काइंडली बता दें स्लाइड शेयर हो रही है? यस सर। चलिए, थैंक यू। मुझे काइंडली इसको देख लें, ये स्टक हो गई है ये। जी, चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप सबसे पहले तो आप लोगों को पता ही होगा कि सीएसएस में जो आपके पेपर में जो आपका ऐसे आता है 100 मार्क्स का, आपका ऐसे होता है 40 मार्क्स आपने पासिंग मार्क्स उसमें अटेन करने होते हैं। एग्जामिनर की जो आपसे एक लेंथ रिक्वायर्ड होती है ऐसे के हवाले से, वो क्या होती है जी? वो होती है सीएसएस के पेपर में वो आपको कहता है 2500 से 3000 वर्ड्स का ऐसे एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट होती है। ऑन द कंट्री जो आपको 10 टॉपिक्स दिए जाते हैं, उसमें से आपने एक टॉपिक को चूज करना होता है। आपके जो प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस के एग्जाम होते हैं, अभी मैं पंजाब जो है पीएमएस की बात करूंगा, उसमें आपका 100 मार्क्स कैसे होता है, उसमें आपको 2 हॉर्स दिए जाते हैं उसको अटेम्प्ट करने के लिए। 15 से 1600 जो है वो आपसे रिक्वायर होते हैं। उसमें आपको 6 टॉपिक्स दिए जाते हैं, उसमें से आपने एक टॉपिक को चूज करना होता है। 40 मार्क्स आपके पासिंग मार्क्स होते हैं। ये चीजें जनरली आपको पता होंगी। ये स्लाइड्स आपके साथ शेयर कर दी जाएंगी, एडमिन आपके साथ शेयर कर देंगे, तो आप काइंडली इनको देख लीजिएगा। अब देखें जी, सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है, हम ये देखते हैं कि हमने हमारा जो एसए का हमारा जो कोर्स है उसमें हमने क्या क्या चीजें पढ़नी है। पहले तो हम ये देख लेते हैं। उसमें एक तो हम टाइप्स ऑफ एसेस पढ़ेंगे, कैसे कितने टाइप्स के होते हैं और उनकी जो डिवीजन होती है उनमें जो की डिफरेंसेस होते हैं वो कौन से होते हैं। कौन सा ऐसे का जो टाइप है जो आप अगर चूज करते हैं तो ज्यादा सिक्योर होता है पेपर के हवाले से। इसमें हम ये चीजें देखेंगे इस हेड के अंदर। टॉपिक सिलेक्शन के हवाले से भी हम देखेंगे कि जो ऐसे हमें टॉपिक्स आते हैं तो कौन सा टॉपिक्स ज्यादा सिक्योर होता है जिसको हमें चूज करना चाहिए पेपर के अंदर। इसको हम देखेंगे डिटेल में अपने कोर्स में। उसके बाद हम देखेंगे जी कि अब आपको ऐसे की टाइप से पता चल गई, फिर उसमें आपने टॉपिक को चूज भी कर लिया। अब नेक्स्ट आपके सामने जो आता है इशू, वो क्या आता है? वो ये आता है कि आपने टॉपिक को इंटरप्रेट किस तरह करना है, क्योंकि एक ऐसे को इंटरप्रेट करने के डिफरेंट वेज हो सकते हैं। अब अगर आप टॉपिक इंटरप्रिटेशन ठीक नहीं करते तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो ऐसे लिख के है वो टोटल का टोटल इरेलीवेंट हो जाएगा। तो इसका भी एक क्राइटेरिया होता है, इसका भी एक फॉर्मूला होता है, जिसको अगर हम चीजें को समझने वाली अगर हम उनको समझ लें तो हम इजिली इस बात को जज कर सकते हैं कि आपके अगर ऐसे की एक से ज्यादा इंटरप्रिटेशन है तो आपकी कौन सी इंटरप्रिटेशन ठीक है। थर्ड पॉइंट आपकी ये आ जाएगी। अब आपने टॉपिक चूज भी कर लिया। टॉपिक चूज करने के बाद नेक्स्ट स्टेज आपके पास क्या आती है जी?
नेक्स्ट स्टेज आपके पास आती है जी, आपने आउटलाइन बनानी है। तो उसमें हम आउटलाइन के स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे, जो एक पूरा जिसके ऊपर 2-3 लेक्चर रिक्वायर्ड है स्ट्रक्चर के ऊपर, आउटलाइन के स्ट्रक्चर के ऊपर। जब तक आपकी आउटलाइन की स्ट्रक्चर ठीक नहीं होगी, हम इंट्रो के ऊपर नहीं जाएंगे। क्योंकि अगर आपको आउटलाइन के स्ट्रक्चर का नहीं पता, आपका ऐसे स्टार्ट से ही आपको नहीं पता कि आपने आउटलाइन को बनाना किस तरह है, तो हम इंट्रोडक्शन पे चले जाएं, हम बॉडी पैराग्राफ्स पे चले जाएं, हम कंक्लूजन पे जाएं, उसका कोई फायदा नहीं है। उसके बाद जब हम स्ट्रक्चर ऑफ आउटलाइन को समझ लेंगे, हम प्रैक्टिस कर लेंगे, हम उसको थोड़ा ठीक कर लेंगे, उसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट होगा वो होगा जी, हमने जाना है ऐसे के इंट्रोडक्शन के ऊपर, कि ऐसे का जो इंट्रोडक्शन का स्ट्रक्चर है, कि इंट्रोडक्शन को स्टार्ट किस तरह करना है, उसको स्टार्ट करने के कितने वेज हैं। आप ऐसे के इंट्रोडक्शन को 5 डिफरेंट वेज से स्टार्ट कर सकते हैं। हम उसमें डिस्कस करेंगे कि 5 डिफरेंट वेज कौन से हैं, फिर हम उसमें डिस्कस करेंगे कि उसमें जो ज्यादा सिक्योर वे है वो कौन सा वे है, कि मतलब उसमें से अगर 5 वेज हैं, उसमें से 2-3 वेज ऐसे होंगे जो सिक्योर होंगे, 2-3 वेज ऐसे होंगे जो रिस्की होंगे। तो हम उसको भी डिस्कस कर लेंगे कि कौन से सिक्योर हैं, कौन से रिस्की हैं। लेकिन आपको पता सारे होने चाहिए, क्योंकि कुछ एरियाज में कोई बंदा स्ट्रांग होता है, कुछ एरियाज में कोई बंदा स्ट्रांग होता है, ताकि उसको अपने हिसाब से वो लिख सके। जब हम इंट्रोडक्शन लिखना सीख लेंगे, जब तक हम इंट्रोडक्शन लिखना नहीं सीखेंगे, इसके अपने स्ट्रक्चर को ठीक नहीं करेंगे, हम आगे नहीं जाएंगे। उसके बाद हम आएंगे बॉडी पैराग्राफ्स की तरफ, कि हमने बॉडी पैराग्राफ्स में क्या क्या चीजें हमें रिक्वायर होती हैं, हमने उनको किस तरह लिखना होता है, हम उनको किस तरह आपस में कनेक्ट करते हैं, जो हम उसमें कहते हैं जी कोहेरेंस है, यूनिटी है, कनेक्टिविटी है, ये किस तरह हम उसमें वो कोहेरेंस, ये सारे एलिमेंट्स उसमें क्रिएट करते हैं। और लास्ट पे हम अपने जाएंगे ऐसे कि कंक्लूडिंग पैराग्राफ की तरफ, कि हमने अपने जो कंक्लूजन हमने उसमें क्या लिखना है। ठीक है जी। उसके बाद जब हम ये चीजें सीख लेंगे कि आउटलाइन किस तरह बनानी, सॉरी ऐसे की टाइप्स कौन सी हैं, टॉपिक कौन सा चूज करना है, टॉपिक को इंटरप्रेट किस तरह करना है पेपर के अंदर, क्योंकि जब टॉपिक को इंटरप्रेट सही नहीं करेंगे तो आपके ऐसे सारे रेलिवेंट हो जाएगा। कि हमें स्ट्रक्चर ऑफ आउटलाइन के स्ट्रक्चर का भी पता चल गया, हमें इंट्रोडक्शन के स्ट्रक्चर का भी पता चल गया, हमें ये भी पता चल गया कि बॉडी पैराग्राफ्स को किस तरह लिखना है, हमें ये भी पता चल गया कि कंक्लूजन को किस तरह लिखना है। इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन को लिखने का प्रोसीजर तकरीबन सेम है, लेकिन उनमें भी डिफरेंस है कि आपने इंट्रो में जो है वो आपने ज्यादा फोकस करना होता है उसके ऊपर, प्रॉब्लम्स के ऊपर, और कंक्लूजन में आपने ज्यादा फोकस करना होता है सॉल्यूशंस के ऊपर। आप उसमें एक होप दे रहे होते हैं एग्जामिनर को, एक पॉजिटिव उसमें आप साइड लेके चल रहे होते हैं ऐसे। ठीक है जी। अब जब ये सारी चीजें पता चल जाएंगी 1 बाय 1, और जब तक हमारा एक स्टेज पे काम कंप्लीट नहीं होगा, हम एक स्टेज पे उसको उसके ऊपर हमें हमारा जो है ग्रिप नहीं आएगी, हम नेक्स्ट स्टेज पे नहीं जाएंगे, क्योंकि नेक्स्ट स्टेज पे जाने का फायदा नहीं है। ठीक है जी। उसके बाद लास्ट पे हम 15 से 16 टॉपिक्स को, मैं अभी आपके साथ लिस्ट भी शेयर कर दूंगा, हम उनको कवर करेंगे। वो जो लिस्ट होगी आपके टॉपिक्स की, वो जो लिस्ट अगर आप उनको देखेंगे, वो बेसिकली एसेज नहीं है, वो टॉपिक्स हैं। मतलब जैसे एजुकेशन है, वुमेन है, उसमें आपके पास ग्लोबलाइजेशन आ जाता है, मतलब डिफरेंट टॉपिक, ग्लोबल वार्मिंग आ जाता है। तो आप जब उस लिस्ट को देखेंगे, जो ये हमारा जब लेक्चर कंक्लूड होगा, तो मैं एडमिन को कहूंगा आपके साथ वो शेयर कर दें। तो जब आप उस लिस्ट को देखेंगे तो आपको आइडिया होगा कि इस लिस्ट के अंदर से हर साल 3-4 ऐसे आते ही आते हैं। लेकिन इशू कहाँ पे बनता है? इशू बनता है जी कि वो आपको अब वो सीधा ऐसे नहीं देता, कभी कभी आपको वो बहुत सीधा सीधा ऐसे दे देता है। जैसे कि आपको जब हमारे एग्जाम्स हुए थे 2020 में, तो आपको कैसे आया हुआ था जी कि टूरिज्म अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस पाकिस्तान के अंदर क्या है। इसी तरह आपको अभी जो ये रीसेंट पेपर हुए हैं 2021 के, उसमें आपको ऐसे आया है जी ग्लोबलाइजेशन के ऊपर, उसके प्रॉस क्या है, कॉन्स क्या है। वो बहुत कम है आपको वो इस तरह के टॉपिक्स देता है, ज्यादा वो टॉपिक्स को मोल्ड करके देता है। अब इसको भी हमने सीखना है, एक इसमें 7 पॉइंट ये भी ऐड कर ले कि इसको भी हमने सीखना है कि हमने सेम नॉलेज के साथ अपने वर्ड्स को किस तरह मोल्ड करना है। जैसे कि अगर मैं आपको उसकी मिसाल दूं, तो आपको खवातीन के हवाले से पास पेपर्स में डिफरेंट एसेज आए हुए हैं। जैसे आपको एक ऐसे आया हुआ है जी जेंडर इक्वालिटी इज अ मिथ, फिर आपको ऐसे आया हुआ है जी वुमेन एंड मेन आर नॉट इक्वल, इस तरह का कोई ऐसे आपको आया हुआ है। फिर आपको एक ऐसे आया हुआ है जी कि ये 2020 में आया था, जो मैंने भी अटेम्प्ट किया था, कि वुमेन यूनिवर्सिटीज एज एजेंट्स ऑफ चेंज। तो जब हम इनका एनालाइज करेंगे, हम इनको देखेंगे, तो जो हम अपना एक अल्टीमेट कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे वो ये करेंगे कि हमारा बेसिकली नॉलेज सेम है, लेकिन हमने अपने वर्ड्स को मोल्ड किया है। अपने जो आउटलाइन की मेन हेडिंग्स हैं, उसके जो सब पॉइंट्स हैं, हमने उनको मोल्ड किया है। हमने उनको मोल्ड करने के बाद
हमने उसी सेम नॉलेज के साथ हमने अपने ऐसे को अटेम्प्ट किया है। तो ये भी प्रैक्टिस के साथ सारी चीजें आएंगी, इसको भी हम देखेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी, ये होगा जी हमारा जो ऐसे का पेपर होगा, उसमें हम मेन में ये चीजें डिस्कस करेंगे जो हमारा कोर्स होगा। अब आ जाए जी, हम एक ब्रीफ ओवरव्यू ले लेते हैं एग्जामिनर की जो रिपोर्ट है। ये काइंडली एडमिन म्यूट कर दो सबको। ठीक है जी, अब काइंडली अपने अपने जो है इनको माइक्रोफोन को म्यूट कर दें काइंडली प्लीज। चलें, थैंक यू। प्लीज डिस्टर्बेंस क्रिएट ना करें, टाइम पहले हमारे पास बहुत कम है। अब आ जाए जी, ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग ये रिपोर्ट है एग्जामिनर की, क्योंकि मैं तो इसको, अब आप ये देख लें कि स्टूडेंट्स सीएसएस के पेपर में अपीयर होते हैं, प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस के एग्जाम्स में भी अपीयर होते होंगे। ठीक है जी, तो अब आप देखें कि एग्जामिनर जो आपका सीएसएस का है वो आपके एसए के पेपर को लेके क्या कह रहा है, कि वो कह रहा है जी सीएसएस एसए के पेपर में फेल क्यों होते हैं। तो एग्जामिनर की जो रिपोर्ट है उसके मैंने 2 मेन पॉइंट्स उठाए हैं। उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि मैं जो स्ट्रक्चर की बात करता हूँ ना बार बार, कि जब तक आपका ऐसे का स्ट्रक्चर ठीक नहीं है, आप अपने ऐसे को नहीं लिख सकते, चाहे आपकी इंग्लिश जितनी मर्जी अच्छी है, चाहे आपकी इंग्लिश में की ग्रामर में कोई मिस्टेक नहीं होती, चाहे आपके पास जितना मर्जी नॉलेज है, जब तक आपको ऐसे के स्ट्रक्चर का नहीं पता, आप ऐसे नहीं लिख सकते। और बहुत से स्टूडेंट्स को ये खुशफहमी होती है कि उनकी इंग्लिश अच्छी है, उनके पास नॉलेज भी है, वो ऐसे को इजीली पास कर सकते हैं अपने स्टाइल में लिख के। देखिए, ऐसे के कुछ एसेंशियल कंडीशंस होती हैं, फीचर्स होती हैं, जो एक फॉर्म ऑफ राइटिंग को क्या बनाती हैं, ऐसे बनाती हैं। हमने उस फॉर्म ऑफ जो फीचर्स होते हैं, एसेंशियल कंडीशन होती हैं, जब हमने ऐसे लिखना होता है तो हमने उनको जेर में रख के लिखना होता है। जितना, अब आप ये देखें, अगर स्ट्रक्चर के हवाले से हम बात करें तो मैं आपको इस तरह समझा सकता हूं कि जितना आपका ऐसे का नॉलेज और आपकी इंग्लिश का वेटेज है, मतलब देखें ना कि बंदे की इंग्लिश बहुत अच्छी है, उसके बाद नॉलेज भी बहुत अच्छा है, उतना ही आपके ऐसे के स्ट्रक्चर का वेटेज है। अब एग्जामिनर क्या कहता है जी, एग्जामिनर कहते हैं नंबर 1 पॉइंट वो ये कहते हैं कि स्टूडेंट्स जो सब्जेक्टिव नेचर के एसेज होते हैं, सब्जेक्टिव नेचर के एसेज वो होते हैं जिसमें एग्जामिनर ने आपका ओपिनियन मांगा होता है। ओपिनियन, जैसे वो आपसे कहता है जी जेंडर इक्वालिटी इज अ मिथ, अब आपने इसमें एक स्टांस लेना है यस या नो में, फिर आपने इसमें अपने सपोर्टिंग आर्गुमेंट्स देने हैं। ठीक है जी, ये ऐसे होते हैं सब्जेक्टिव नेचर के एसेज। एग्जामिनर कहता है जो सब्जेक्टिव नेचर के एसेज है ना, उसमें स्टूडेंट्स ठीक है, मतलब एग्जामिनर जो आपके पेपर चेक करता है, जो स्टूडेंट्स लिटरेरी ऐसे चूज करते हैं, क्रिटिकल ऐसे चूज करते हैं, हालांकि हमारा एक जनरल परसेप्शन ये है कि वो ऐसे मुश्किल होते हैं उसमें, लेकिन एग्जामिनर कहता है स्टूडेंट्स उसमें ठीक है ओपिनियन बेस्ड एसेज में। लेकिन जो आपके, वो कहता है जी ऑब्जेक्टिव नेचर के एसेज होते हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग, सी पैक, अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस, इसमें स्टूडेंट्स जो है वो वीक है। वीक क्यों है जी, उसकी भी एग्जामिनर रीजन बताई है। वो कहते हैं जी उसमें वो रिलाई करते हैं, जो उन्होंने पहले एक नॉलेज को क्रैम किया होता है, फिर उसमें वो जो एक पुरानी इंफॉर्मेशन, स्टेरियोटाइपिकल इंफॉर्मेशन होती है, उसको वो बार बार रिपीट कर रहे होते हैं, चीजों को रेपिटेशन बहुत ज्यादा होती है, उसमें वो कोई नई डेवलपमेंट जो हो रही होती है उस टॉपिक के हवाले से उनको उनका जिक्र नहीं करते। एक तो चीज आपकी ये आ गई। तो जो एक हमारी एक मिसकंसेप्शन है कि जो हमारे ऑब्जेक्टिव नेचर के एसेज होते हैं उसमें वो लिखने आसान होते हैं, उसमें कोई इतना मसला नहीं होता, उसमें भी मसला होता है। और वो मसला क्यों आता है, वो मसला इसलिए आता है कि स्टूडेंट्स को अपने वर्ड्स को मोल्ड करना नहीं आता होता, उनको ये नहीं पता होता कि सेम नॉलेज के साथ हमने डिफरेंट, अगर उसमें डिमेंशंस आती है तो हमने उनको किस तरह हमने उनको लिखना है अपने सेम नॉलेज के साथ। ठीक है जी, एक तो चीज आपकी ये, इनको भी इंशाल्लाह हम डिटेल में देखेंगे बाद में। दूसरी चीज जो जिस पे मेरा सबसे ज्यादा फोकस होता है वो ये है, एग्जामिनर अपनी रिपोर्ट के अंदर कहते हैं जी कि सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ कैंडिडेट्स डिड नॉट हैव अ क्लियर सेंस ऑफ द एसेंशियल्स ऑफ अ कॉम्प्रिहेंसिव एसे और फीचर्स व्हिच डिफरेंशिएट एसे फ्रॉम अदर फॉर्म्स ऑफ राइटिंग। अब आप ये देख लें कि ये कितना बड़ा अलमिया है हमारे लिए।
अब स्टूडेंट्स ऐसे लिख के आते हैं जी, कहते हैं जी हमें एग्जामिनर ऐसे में पास नहीं करता, ऐसे का रिजल्ट जो है वो बहुत ज्यादा पुअर है, उसमें ज्यादा स्टूडेंट्स फेल होते हैं। लेकिन आप देखें कि एग्जामिनर की रिपोर्ट कितनी इंटरेस्टिंग। वो कह रहे हैं जी कि स्टूडेंट्स को पता ही नहीं कि ऐसे होता क्या है। जब आपको एक चीज का पता ही नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो कि ये मेजोरिटी कैंडिडेट्स हैं जो सीएसएस के पेपर के अंदर ऐसे लिख के आते हैं, जब वो पढ़ने के लिए जाते हैं किसी न किसी के पास, तो फोकस किस पे होता है? फोकस होता है मटेरियल के ऊपर। और फोकस किस पे होता है जी? फोकस ज्यादातर होता है जो इररेलेवेंट चीजें होती हैं, वो स्टूडेंट वैसे खुद भी कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर का नहीं बताया जाता कि आपने ऐसे के टॉपिक को चूज किस तरह करना है, आपने ऐसे के टॉपिक की इंटरप्रिटेशन किस तरह करनी है, आपने ऐसे की आउटलाइन के अंदर अपने ऐसे को रेलेवेंट रखने के लिए कौन सी चीजों को जहन में रखना है। क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हैं, अगर आप उनको जहन में रखें तो आपकी आउटलाइन जो ऐसे की वो कभी भी इररेलेवेंट नहीं होगी। ठीक है जी। और फिर आपने अगर आउटलाइन बनानी है तो आउटलाइन में आपने कौन सी चीजें लिखनी है, आपने कौन सी चीजें नहीं लिखनी, कौन सी चीज को आप किस चीज पे आपने ज्यादा एम्फोसाइज करना है, किस चीज पे आपने कम एम्फोसाइज करना है। फिर आपने इंट्रो को स्टार्ट किस तरह करना है, फिर जब आपने उसको स्टार्ट कर दिया तो आपने उसको आगे लेके किस तरह चलना है। फिर जब आपका इंट्रो हो गया तो इंट्रो से आपने शिफ्ट किस तरह करना है अपने बॉडी पैराग्राफ्स के ऊपर। फिर आपने अपने बॉडी पैराग्राफ के अंदर जो कोहेरेंस यूनिटी है जो एग्जामिनर रिक्वायर करता है, आपने उसको कंटिन्यू किस तरह करना है, और फिर आपने अपने ऐसे को कंक्लूड किस तरह करना है। ये है जी स्ट्रक्चर के हवाले से चीजें, ये चीजें नहीं बताई जाती। और इंटरेस्टिंग बात यह कि जब हम लोग भी तैयारी कर रहे थे तो टू बी वेरी ऑनेस्ट ये चीजें हमें भी नहीं बताई गई थी। और ये हमारे जो पार्ट के ऊपर बहुत बड़ा ब्लंडर होता है, ये चीजें पता होनी चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर ने अपनी रिपोर्ट के अंदर लिख दिया है कि स्टूडेंट्स को नहीं पता कि एक ऐसे की जो एसेंशियल फीचर्स हैं, जो एसेंशियल कंडीशंस है वो क्या होती है। तो हमारा जो मेन फोकस होगा वो हमारा स्ट्रक्चर के ऊपर होगा। स्ट्रक्चर से फिर हम शिफ्ट करेंगे टॉपिक्स के ऊपर, प्रैक्टिस के ऊपर। लेकिन जब तक हमारा ऐसे का स्ट्रक्चर ठीक नहीं होगा हम आगे नहीं जाएंगे। मैं आपको पहले बता देता हूं, हमें उस पर महीना लगे, उस पर हमें 40 दिन लगे, जब तक हमारे ऐसे का स्ट्रक्चर ठीक नहीं होगा, जब तक आपको ये पता नहीं चलेगा कि हमने ऐसे को लिखना किस तरह है। नॉलेज बाद में आएगा, ग्रामर बाद में है मेरे लिए, नॉलेज भी बाद में है, ग्रामर भी बाद में, आपकी अंग्रेजी भी बाद में। पहले स्ट्रक्चर ठीक हो जाएगा, उसके बाद इंग्लिश भी ठीक कर लेंगे, उसके बाद अपनी ग्रामर भी ठीक कर लेंगे, उसके बाद प्रैक्टिस करके अपने ऐसे भी कि जो नॉलेज को उसको भी डिवर्सिफाई कर लेंगे। ठीक है जी। क्योंकि आपने एक बात नोट की होगी कि आपका जितने लोग भी, मोस्ट लोग जो सीएसएस में या डिफरेंट कंपेटिटिव एग्जाम्स में अपीयर होते हैं, हर किसी के पास थोड़ा बहुत नॉलेज होता है टॉपिक्स को लेके। जैसे आपको टूरिज्म पे ऐसे आता है, आपको कश्मीर इशू पे ऐसे आया 2020 के अंदर, आपको वुमेन यूनिवर्सिटीज पे ऐसे आया है। तो आपने अपने करंट अफेयर के पेपर में, पाकिस्तान अफेयर के पेपर में, ऐसे की जनरल तैयारी के अंदर उन टॉपिक्स के ऊपर कुछ ना कुछ जरूर पढ़ा होता है। ठीक है जी। नंबर 1 चीज आ गई है। नंबर 2 चीज आ गई कि मोस्ट लोगों की इंग्लिश भी ठीक होती है, क्योंकि अगर आपकी इंग्लिश ठीक ना हो तो जो स्टूडेंट्स एससी और कंप्रीहेंशन के पेपर में पास होते हैं वो उधर भी पास ना हो। इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी इंग्लिश भी ठीक होती है। तो मेजोरिटी कैंडिडेट्स को मसला कहां पे आता है जी? स्ट्रक्चर के ऊपर आता है। तो हमारा जो सबसे ज्यादा फोकस होगा वो हमारे ऐसे के स्ट्रक्चर के ऊपर इंशाल्लाह होगा। ये आप इसको काइंडली खुद पढ़ लीजिएगा, जो पॉइंट्स थोड़े बहुत बताने वाले हैं कि रोड मैप के हवाले से कि हम ऐसे के पेपर के अंदर किन की चीजों को, सॉरी जो हमारी क्लास इंशाल्लाह होगी उसमें हम किन की चीजों को डिटेल में पढ़ेंगे, वो मैं आपको बताता जाता हूँ, क्योंकि मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं भी एक एक चीज को एक्सप्लेन करूँ। तो ये स्लाइड्स आपके साथ इंशाल्लाह शेयर कर दी जाएंगी, एडमिन आपके साथ कर देंगी। तो ये चीजें आप खुद पढ़ लीजिएगा कैसे क्या होता है इसमें। फिर ये लेंथ है, आपका इंट्रोडक्शन, आप कैसे का कितना हिस्सा होता है, आपका मेन बॉडी कितना होता है, ये सारी चीजें इसमें लिखी हुई। ठीक है जी। अब एक क्वेश्चन का मैं आपको आंसर भी दे देता हूं, क्योंकि वो स्टार्ट में किसने किया था, एंड पे तो वैसे तो हमारा क्वेश्चन आंसर का सेशन है। लेंथ के हवाले से बात करते हैं। देखिए अब ऐसे भी हमने स्टार्ट भी कर दिया, अब लेंथ देख लेते हैं, क्योंकि एक दो लोगों के क्वेश्चन आए कि लेंथ कितनी होनी चाहिए ऐसे के अंदर। जो मेरा ओपिनियन ऐसे को लेके वो ये है कि लेंथ मैटर नहीं करती आपकी ऐसे के पेपर के अंदर। आपके ऐसे के पेपर के अंदर आपकी क्वालिटी मैटर करती है, क्वांटिटी मैटर नहीं करती। ये बात को अपने जहन में रखें। अगर एग्जामिनर ने ये कह दिया है ना कि 2500 से 3000 वर्ड आपने लिखने हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने उसकी बात को लिटरल सेंस में उसको इतना सीरियस ले लेना, आपने कहना जी कि 3000 वर्ड लिखने ही लिखने। ये बहुत गलत अप्रोच है, इस तरह आपने नहीं करना। आपने अपने ऐसे की क्वांटिटी प्लस क्वालिटी पे काम करना है। आपने क्वांटिटी के चक्रों में अपनी क्वालिटी को कंप्रोमाइज नहीं करना। मैं अगर आपको उसकी मिसाल दूं तो उसकी मिसाल ये है कि 2020 के अंदर जब हमारा सीएसएस का एग्जाम हुआ था, तो जो मैंने ऐसे अटेम्प्ट किया था, वुमेन यूनिवर्सिटीज एज एजेंट्स ऑफ चेंज,
तो अगर मैं बहुत ज्यादा भी कहूँ ना कि मैंने बहुत ज्यादा लिखा है, तो वो भी फिर भी 1100-1200 वर्ड से ज्यादा कैसे नहीं होगा, मतलब 1100-1200 वर्ड से ज्यादा कैसे नहीं था। और हमने 700-800 वर्ड्स के साथ भी स्टूडेंट्स को ऐसे में अच्छे मार्क्स लेते हुए देखा है, आ जाते हैं अच्छे नंबर। लेकिन हमारी एक जनरल अप्रोच ये होनी चाहिए कि हमने एक मॉडरेट से ऐसे लिखना है, मतलब हमने उसमें 22 से 25 पैराग्राफ्स बनाने हैं। हमने जो उसकी एक अप्रोक्सीमेट लेंथ रखनी है वो हमने रखनी है जी मतलब मिनिमम जिसे हम कहते हैं 13, 14, 1500 तक। मतलब अगर आप 13, 14, 1500 तक अच्छा से लिख देते हैं, आपको एग्जामिनर कभी भी आपकी लेंथ की वजह से फेल नहीं करता ऐसे के। अगर आप 1100 वर्ड में, 1200 वर्ड में, 1000 वर्ड में या 1500 वर्ड में आप उसको अच्छे वर्ड्स के अंदर, अच्छे स्टाइल के अंदर, इजी वे में उसको अपना जो है जो आर्गुमेंट से वो आप उसको कन्वे कर देते हैं, तो आपकी लेंथ के हवाले से। लेकिन अगर हम एक इसको एवरेज लेंथ रखें ना, तो आप इसकी एक एवरेज लेंथ कर दें 1500 वर्ड्स तक, 14, 15, 1600 वर्ड्स तक, एक एवरेज आपका अच्छा ऐसे होता है। लेकिन ऐसे की लेंथ जो होती है वो वेरी करती है। जो आपके डिस्क्रिप्टिव एसेज होते हैं, जो आपके सोशो इकोनॉमिक इश्यूज के ऊपर होते हैं, जो इंशाल्लाह हमारे लेक्चर्स के अंदर जो है ये काइंड्स इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे कि आपके जो डिस्क्रिप्टिव एसेज होते हैं वो कौन से होते हैं, आपके लिटरेरी एसेज कौन से होते हैं, फिर में जो आपका जो मार्किंग क्राइटेरिया वो क्या होता है, इसमें आपकी जो नॉलेज बेस है वो कितनी मैटर करती है, इसमें जो आपकी वर्ड लेंथ है वो कितनी मैटर करती है, फिर इसमें कौन से एसेज हैं वो जो ज्यादा सेफ होते हैं आपके लिए। ठीक है जी, एक चीज ये आ गई। लेकिन मैं आपको वैसे बता देता हूँ कि जो आपके लिटरेरी एसेज होते हैं ना, वो आपके डिस्क्रिप्टिव एसेज की निस्बत शॉर्ट होते हैं, क्योंकि आपके डिस्क्रिप्टिव एसेज के अंदर आपने ज्यादा चीजों को बेसिकली आपने उनको डिस्क्राइब करना होता है। जैसे कि मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, जैसे कि अगर आपको ऐसे आता है ग्लोबल वार्मिंग, कॉजेज एंड कंसिक्वेंसेस, ये आपको ऐसे आया था, आई थिंक 2018 में आया था आपको ये ऐसे। ठीक है जी। अब जब आप ये ऐसे लिखना स्टार्ट करेंगे, अब एसेज में जो हेडिंग्स होती है ना आपके किसी भी ऐसे के अंदर, हेडिंग्स की भी टाइप्स होती है। जो आप आउटलाइन के अंदर अपनी हेडिंग्स बनाते हैं ना, मेन हेडिंग्स बनाते हैं, फिर आप उसमें अपने सब पॉइंट्स बनाते हैं, तो आपके आउटलाइन की जो मेन हेडिंग्स होती हैं उसकी भी टाइप्स होती हैं। उसकी टाइप्स कौन सी होती हैं जी? उसकी टाइप्स होती हैं जी, एक यूनिवर्सल हेडिंग्स होती हैं, आपकी प्राइमरी हेडिंग्स होती हैं, आपकी सेकेंडरी हेडिंग्स होती हैं। ठीक है जी। इनको हम इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे अपनी क्लास के अंदर। अब मैं ऐसे आपको बता देता हूं कि जैसे कि आपको ऐसे आया ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर, कॉजेज एंड कंसिक्वेंसेस के ऊपर, तो जब आप इसके ऊपर ऐसे लिखना स्टार्ट करेंगे, आप पहले उसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे, फिर हो सकता है आप दूसरा पैराग्राफ बना दें ग्लोबल वार्मिंग के हवाले से, आप उसको जनरल बता दें कि जो आपके पास ग्लोबल वार्मिंग के हवाले से क्या है जी, इसके फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या है। फिर आप अपना थर्ड जो मेन आउटलाइन बनाएंगे, जाहिर बात आप उसमें उसने आपसे पूछा हुआ जी कॉजेज क्या है जी, आप उसमें कॉजेज लिख देंगे। अब आप 5-7 कॉजेज भी लिखेंगे, फिर आप उसमें लिखेंगे कि उसके कंसिक्वेंसेस क्या, आप 5-7 कंसिक्वेंसेस भी लिख देंगे। लास्ट पे अपने ऐसे को कंप्रीहेंसिव बनाने के लिए आप उसमें सॉल्यूशंस भी लिखेंगे। हालांकि उसने सॉल्यूशंस आपसे पूछे नहीं हुए ऐसे के अंदर, जो आपकी ऐसे की आउट मेन जो है स्टेटमेंट है उसमें उसने आपसे सॉल्यूशंस नहीं पूछे हुए, लेकिन आप अपने ऐसे को कंप्रीहेंसिव बनाने के लिए उसमें सॉल्यूशंस भी लिखेंगे। तो अगर आप 5-6 सॉल्यूशंस भी कर लेते हैं तो ये आपके काफी सारे पॉइंट्स बन जाते हैं। तो ये आपका जो डिस्क्रिप्टिव ऐसे होता है इसकी ऑटोमेटिकली लेंथ ज्यादा होती है, क्योंकि इसमें आपने चीजें ज्यादा बतानी होती है। ऑन द कंट्री अगर आप ऐसे चूज करते हैं जी कोई लिटरेरी टाइप, जैसे जेंडर इक्वालिटी इज अ मिथ, कि जेंडर इक्वालिटी जो है वो मिथ है कि रियलिटी है, तो अगर आप इसमें कोई भी स्टांस लेते हैं, अगर आप कहते हैं जी जेंडर इक्वालिटी मिथ है क्योंकि खवातीन और जो मर्द हजरात है वो इक्वल नहीं है सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फील्ड्स के अंदर, तो फिर उसमें आप अपने सपोर्टिंग आर्गुमेंट्स देंगे। और सपोर्टिंग आर्गुमेंट्स मैक्सिमम कितने दे लेंगे? 7 दे देंगे, 8 दे देंगे, और फिर एंड पे उसको बता देंगे जी कि जेंडर इक्वालिटी को जो मिथ है इसको रियलिटी में किस तरह बदला जा सकता है। उसके नीचे फिर 3-4 पॉइंट्स दे देंगे। तो आपके ऐसे की लेंथ उतनी ज्यादा नहीं जाएगी, क्योंकि आपने लिटरेरी एसेस के अंदर आपने बेसिकली अपने सपोर्टिंग जो आर्गुमेंट्स देने होते हैं, उसके बाद आपने कोई थोड़ा बहुत उसको सोल्यूशंस वगैरह भी बताने होते हैं किसी चीज को अगर जरूरत हो तो, नहीं तो मोस्टली एसेस के अंदर उनकी भी जरूरत नहीं होती। तो इसलिए आपके जो डिस्क्रिप्टिव एसेस होते हैं उनकी जनरली लेंथ ज्यादा होती है। तो अगर आपका एग्जामिनर आपको कहता है ना कि आपके 2500 से 3000 वर्ड कैसे लिखना है, तो डिस्क्रिप्टिव एसेस लिए आप रख लें जनरल जो आपकी एक एवरेज लेंथ है 15, 16, 1700 वर्ड्स, मोर देन इनफ है, मोर देन इनफ है। और जो आपके लिटरेरी एसेस होते हैं 14, 1500, 1300, मोर देन इनफ है। हाँ, लेकिन उसमें फिर ये कि आपकी क्वालिटी कंप्रोमाइज ना हो रही हो, आपका ऐसे अच्छा उसमें कंटेंट अच्छा हो, उसमें आपकी कोई इंग्लिश के हवाले से कोई मिस्टेक ना हो, उसमें आपका स्ट्रक्चर ठीक हो, आपकी आउटलाइन में कोई मिस्टेक ना हो, आपकी आउटलाइन का स्ट्रक्चर ठीक हो, आपकी आउटलाइन इररेलेवेंट ना हो। मैं आपको स्ट्रक्चर के साथ एक और चीज बता देता हूँ कि स्ट्रक्चर के बाद जो ऐसे में सबसे बड़ा मसला आता है, मैं ये समझता हूं कि जो आपका नॉलेज है, जो आपकी इंग्लिश है,
वो तीसरा मसला है आपके ऐसे के अंदर, मैं उसको थर्ड पे रखता हूं। आपके ऐसे के अंदर सबसे पहला मसला क्या है? आपके ऐसे के अंदर सबसे पहला मसला आपके स्ट्रक्चर का। फिर आपके ऐसे के अंदर मसला क्या है? रेलिवेंसी का। क्या अब आपने एक आउटलाइन तो आपको बनानी आ गई है, लेकिन जो अब आप आउटलाइन बना रहे हैं क्या वो रेलिवेंट है कि नहीं है? आपने इस चीज को भी देखना है। ठीक है जी। थर्ड मसला फिर आपका आता है कि आपकी इंग्लिश ठीक है कि नहीं है, आपकी ग्रामर ठीक है कि नहीं है। तो ये चीजें हैं। तो इसलिए मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि जो लोग हमें ज्वाइन करना चाहते हैं उनसे भी मेरी यही रिक्वेस्ट है, जो लोग हमें ज्वाइन नहीं करना चाहते उनसे भी मेरी यही रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले अपने ऐसे के स्ट्रक्चर पे काम करें, अपनी आउटलाइन पे काम करें, अपने जो बॉडी पैराग्राफ्स इंटू कंक्लूजन की पैराग्राफ्स हैं उनके स्ट्रक्चर के ऊपर काम करें। उसके बाद काम करें अपनी रेलिवेंसी के ऊपर। कुछ क्राइटेरियाज हैं, कुछ रूल्स हैं जिनको अगर आप ज़हन में रखते हैं तो आप ऐसे में कभी भी इररेलेवेंट नहीं होंगे। उनको पढ़ें, उन चीजों को पढ़ें, देखें जी कि किस तरह हम अपने ऐसे में, क्योंकि समटाइम होता पता है क्या, समटाइम होता है इस तरह है कि आपने एक ना जनरल टॉपिक तैयार किया होता है, एजुकेशन हो गया, ग्लोबल वार्मिंग हो गया, ग्लोबलाइजेशन हो गया, आपने उसके ऊपर काफी डाटा पढ़ा होता है। अब होता क्या है, होता ये कि आप पेपर में बैठे, आपको एजुकेशन पे कोई ऐसे आ गया, आप इतने एक्साइटेड हो जाते हैं कि हमने जो टॉपिक तैयार किया तो उसके ऊपर ऐसे आ गया, आप उस ऐसे के डिमेंशन को समझने की कोशिश ही नहीं करते, और आपको ओवर एक्साइटमेंट में समझ नहीं आ रही होती कि हम इसमें क्या लिखे और क्या ना लिखे, क्योंकि हो सकता है कि उस टॉपिक के ऊपर आपके पास बहुत ज्यादा डाटा हो, वो आपने तैयार किया हो। तो ये चीजें भी मद्देनजर हमने रखनी होती है अपने ऐसे के। लेकिन ये कोई इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं है, ये अगर आप इंशाल्लाह इनको समझने की कोशिश करेंगे, इन पे प्रैक्टिस करेंगे और टू द पॉइंट चलेंगे। तीसरी चीज ये भी आती है, टू द पॉइंट। हमने घूमना नहीं है अराउंड द बुश, टू द पॉइंट जाना है, और वही तैयारी आपकी होती है जो टू द पॉइंट होती है। तो आप में से काफी लोग तैयारी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की कर रहे हैं, अल्टीमेटली जब आप पेपर के अंदर बैठते हैं तो जो चीजें आपने टू द पॉइंट पढ़ी होती है, जो चीजें आपने टू द पॉइंट तैयार की होती है, वही आपके काम आती है। और हमने टू द पॉइंट काम करना है, हमने अराउंड द बुश घूमना नहीं है। एक चीज ये भी आ गई। ये जी आपके ऐसे की टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ ऐसे। अब इसमें आपको मैंने बताया ये जो डिटेल है इसको हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह अपने लेक्चर्स के अंदर, क्योंकि अभी पॉसिबल नहीं, अभी आगे भी काफी स्लाइड्स पड़ी हमने उनको भी देखना है। तो मैंने आपको बताया जी ऐसे दो तरह के होते हैं, डिस्क्रिप्टिव होते हैं, आर्गुमेंटेटिव और लिटरेरी एसेज होते हैं। जो डिस्क्रिप्टिव एसेज होते हैं वो आपके सोशो इकोनॉमिक इश्यूज के ऊपर आते होते हैं। ठीक है जी। ऑन द कंट्री जो आपके आर्गुमेंटेटिव और लिटरेरी एसेज होते हैं वो आपके, उसमें आपने कोई ना कोई स्टांस लेना होता है, यस या नो में। अगर आप उसमें यस में स्टांस लेते हैं तो आपने उसमें अपने उसमें उसको सामने रख के अपने सपोर्टिंग आर्गुमेंट्स बनाने होते हैं। अगर आप उसमें नो में स्टांस लेते हैं तो फिर उसके हवाले से आपने अपने सपोर्टिंग आर्गुमेंट्स देने होते हैं। एक चीज ये आ गई। अब आगे जो की डिफरेंसेस इनके अंदर के आर्गुमेंटेटिव ऐसे कौन से होते हैं, डिस्क्रिप्टिव ऐसे कौन से होते हैं, इनके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं। मतलब एक नॉलेज बेस आपकी मैटर करती है, दोनों टाइप्स के लिए डिफरेंट तरीके से मैटर करती है। जैसे कि आर्गुमेंटेटिव ऐसे उसके लिए आप उसको अटेम्प्ट करने के लिए आपकी नॉलेज बेस स्ट्रांग होनी चाहिए। ऑन द कंट्री जो डिस्क्रिप्टिव ऐसे है उसको आप, अगर आपके पास किसी टॉपिक के ऊपर एक जनरल नॉलेज भी है, एक जनरल अंडरस्टैंडिंग भी है, तो आप डिस्क्रिप्टिव एसेज को चूज कर सकते हैं। तो इसमें और बहुत से की डिफरेंसेस इंशाल्लाह इसको हम अपने जो हमारी मेन क्लास होगी उसमें हम इनको डिटेल में देखेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, मैं एडमिन से मेरी रिक्वेस्ट है कि तकरीबन 50 लोग जो है वो अभी भी वेटिंग रूम में वेट कर रहे हैं, काइंडली उनको भी ज्वाइन करवा दें अगर पॉसिबल है तो। ठीक है जी। इनको हम इंशाल्लाह डिटेल में देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा एक सवाल है। देखिए, मैंने आपसे पहले भी रिक्वेस्ट की है कि लास्ट पे हमारा 15 मिनट्स का या 10 मिनट्स का हमारा क्वेश्चन आंसर्स का सेशन होगा। तो अब काइंडली, हो सकता है कि अभी हमने आगे स्लाइड्स पढ़नी है, हो सकता है कि आपके क्वेश्चन उसके अंदर ही कवर हो जाए। तो आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा सा काइंडली पेशेंस रखें, लास्ट पे इंशाल्लाह इसको ठीक है सर। काइंडली अपने ना इसको म्यूट कर दें प्लीज। ठीक हो गया जी। अब आगे आ जाए, ये कंपोनेंट्स और स्ट्रक्चर फेसेस, इसको भी हम, इसमें हमारी पॉसिबल नहीं है मेरे लिए कि मैं आपको इसको डिटेल में पढ़ा सकूं, क्योंकि इसके ऊपर 2 से 3 लेक्चर्स रिक्वायर्ड है। अब आप ये अंदाजा लगा लें कि अगर मैं आपको ये कहता हूं कि अगर ये कंपोनेंट्स जैसे आउटलाइन है जी, आपकी आउटलाइन, मैंने कहा था जी हम आउटलाइन का स्ट्रक्चर देखेंगे, आपकी आउटलाइन के अंदर ये मेन पॉइंट्स आते हैं सारे, जिनको डिटेल में डिस्कस किया जा सकता है।
फिर आपके इंट्रोडक्शन में आपकी थीसिस स्टेटमेंट आती है जी। फिर आप इंट्रोडक्शन, एक गुड इंट्रोडक्शन को स्टार्ट कितने वेज में कर सकते हैं, जैसे कि एक गुड इंट्रोडक्शन को स्टार्ट करने के 5 वेज है, इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर जो हमारे बॉडी पैराग्राफ्स हैं, इसमें हम देखेंगे कनेक्टर्स, कौन से गुड कनेक्टर्स हम यूज करके अपने मेन बॉडी पैराग्राफ्स को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, उसकी कनेक्टिविटी को, कोहेरेंस को हम किस तरह उसको हम सर्टन कर सकते हैं, टॉपिक सेंटेंस क्या होता है, इस तरह की चीजें हम देखेंगे। अब ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें स्ट्रक्चर के हवाले से। अब इनके ऊपर आपको कम से कम 2 3 4 लेक्चर्स रिक्वायर है इनको समझने के लिए, स्ट्रक्चर को। तो इंशाल्लाह हम इनको अपनी क्लास में डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। थीसिस स्टेटमेंट के हवाले से मैं वैसे आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि थोड़ी सी शॉर्ट चीज है कि थीसिस स्टेटमेंट क्या होती है, क्योंकि अब हो सकता है कि लास्ट पे कुछ लोग क्वेश्चन करें इसके हवाले से भी लेके स्टूडेंट्स को काफी कंफ्यूजन होती है। तो आपको मैं एक इंटरेस्टिंग बात ये बताता हूँ कि थीसिस स्टेटमेंट नाम की कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। ये सिर्फ और सिर्फ एक डर सा क्रिएट किया हुआ है मार्केट के अंदर, स्टूडेंट्स के माइंड के अंदर। क्योंकि एक बंदा है ना जिसको ऐसे के स्ट्रक्चर का पता है, ऐसे के स्ट्रक्चर का, अगर उसको ये नहीं भी पता कि थीसिस स्टेटमेंट क्या होती है, वो फिर भी अपने ऐसे में कहीं ना कहीं पे थीसिस स्टेटमेंट लिख ही देगा। अब जैसे कि मैं आपको उसकी मिसाल देता हूं। अब थीसिस स्टेटमेंट, अगर आपका थीसिस स्टेटमेंट बेसिकली क्या होती है, थीसिस स्टेटमेंट ये होती है कि जो आप ऐसे में स्टांस लेते हैं वो आपकी थीसिस स्टेटमेंट। अब इसके ऊपर एक पूरी डिबेट है जी, कोई टीचर कहते हैं जी इसको स्टार्ट में लिखें, कोई कहते हैं इसको इधर लिख दें, कोई इधर लिख दें। कोई इस तरह की चीज ना एग्जिस्ट करती, ना ये कोई डिबेट बनती है। क्योंकि एक बंदा जिसको ऐसे के स्ट्रक्चर का पता है, अगर उसको ये नहीं भी पता कि थीसिस स्टेटमेंट क्या होती है, उसको कहाँ पे लिखना है, कैसे लिखना है, वो उसको कहीं ना कहीं पे लिख ही देता है। अब देखिए ना कि अब एक बंदा इंट्रोडक्शन को स्टार्ट कर रहा है। अब इंट्रोडक्शन को स्टार्ट करने के 4 से 5 वेज हैं, 5 तरीके हैं इंट्रोडक्शन को स्टार्ट करने के। अब हर बंदे का इंट्रो को स्टार्ट करने का तरीका डिफरेंट होगा, तो उसकी स्टेट जो थीसिस स्टेटमेंट जो उसका स्टांस है, वो उस हिसाब से उसके इंट्रोडक्शन में एडजस्ट होगा, ठीक है जी। अगर फॉर एग्जांपल किसी बंदे ने ऐसे को डेट हिट करना है, टॉपिक को डायरेक्ट हिट करना है, उसने स्टार्ट्स में ही अपने उसको स्टांस ले लेना है, तो उसकी थीसिस स्टेटमेंट स्टार्ट पे आएगी। इसको हम आगे इंशाल्लाह डिटेल में देखेंगे स्लाइड्स में, मैं आपको अभी दिखाता हूं आगे। ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर किसी बंदे ने इंट्रोडक्शन को स्टार्ट किया, जर्नल से स्टार्ट किया किसी टॉपिक को, उसको स्पेसिफिक की तरफ लेके चला गया, तो उसकी जाहिर बात है थीसिस स्टेटमेंट तभी आएगी ना कि जब जहां से उसने स्टांस लिया, जहां से वो स्पेसिफिक हुआ टॉपिक की तरफ, वहां पे आएगी। तो ये चीजें डिटेल में डिस्कस करने वाली हैं, इंशाल्लाह हम इनको डिस्कस करेंगे। अब देखें जो लिटरेरी एसेज होते हैं, उसमें आपके थीसिस स्टेटमेंट बेसिकली आपका स्टांस होता है कि आप ऐसे में बेसिकली क्या स्टांस ले रहे हैं। जैसे कि एक टॉपिक है जी, जेंडर इक्वालिटी इज अ मिथ। अब आपने इसमें कोई ना कोई तो स्टांस लेना ही है ना, मतलब स्टांस के बगैर तो आप ऐसे नहीं लिख सकते। या तो कुछ बंदे ये लिख कहेंगे कि जेंडर इक्वालिटी वाकई मिथ है, कुछ कहेंगे जी नहीं जी जेंडर इक्वालिटी मिथ नहीं है, एक रियलिटी है। आपने ऐसे में कोई ना कोई स्टांस लेंगे, उसके बगैर तो आप ऐसे नहीं लिख सकते। तो आप जो स्टांस लेंगे वो आपकी थीसिस स्टेटमेंट है, बस ये होती है थीसिस स्टेटमेंट। और कुछ लोग स्टांस लेंगे इंट्रो के स्टार्ट पे, कुछ लोग स्टांस लेंगे इंट्रो के सेंटर में। अब जहां पे वो आप अपना स्टांस लेना चाह रहे हैं, क्योंकि हर बंदे का इंट्रो को स्टार्ट करने का जो है वो वे डिफरेंट है, तो ये आपकी थीसिस स्टेटमेंट होती है। अब जो आपके डिस्क्रिप्टिव एसेज होते हैं, डिस्क्रिप्टिव एसेज में आपकी जाहिर बात आपने स्टांस नहीं लेना होता, उसमें आपने जनरल चीजें डिस्कस करनी होती है। जैसे कि अगर आपका ऐसे आ गया जी ग्लोबल वार्मिंग, चैलेंजेस, सॉरी कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज। अब इसमें आपने स्टांस तो नहीं लेना, जाहिर बात है। इसमें तो आपने सिर्फ एक नॉलेज है आपके ऊपर, एक टॉपिक के ऊपर, आपने इसको रिप्रोड्यूस करना है अपने वर्ड्स में, बेटर वे में, एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म के अंदर आपने उसको प्रेजेंट करना है, ऐसे की फॉर्म के अंदर। अब इसमें आपने कोई स्टांस नहीं लेना, आपने सिर्फ बताना है जी ग्लोबल वार्मिंग क्या है जी, इसके कॉजेस क्या है जी, कॉन्सिक्वेंसेज क्या है। अब डिस्क्रिप्टिव एसेज के अंदर आपकी थीसिस स्टेटमेंट जो आप ऐसे में आगे डिस्क्राइब करने वाले हैं, इंट्रोडक्शन अब जब आप लिख लेते हैं ना, तो उसके एंड पे आप 2 से 3 लाइंस डाल सकते हैं कि जो हमारा ऐसे वो क्या क्या डिस्कस करेगा। फॉर एग्जांपल हमारा ऐसे स्टार्ट कहां से होगा जी, कॉजेस से होगा, फिर हम शिफ्ट कहां करेंगे, कॉन्सिक्वेंसेज की तरफ, और एंड पे हमारा ऐसे कंक्लूड किस कहां पे होगा, कंक्लूड हमारा ऐसे होगा सॉल्यूशंस के ऊपर। तो जो डिस्क्रिप्टिव एसेज में जो चीज आप ऐसे में डिस्कस करने वाले हैं, डिस्क्राइब करने वाले हैं, वो आपकी थीसिस स्टेटमेंट होती है। लिटरेरी ऐसे में आप ऐसे में जो स्टांस लेते हैं वो आपकी थीसिस स्टेटमेंट होती है। तो आपने इसको लेके परेशान नहीं होना, इंशाल्लाह हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है जी, विद एग्जांपल्स। आगे आ जाए जी, इन चीजों को डिटेल में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं जी, टॉपिक सिलेक्शन, इसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि टॉपिक को फिर इंटरप्रेट किस तरह करना है, इसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल्स के साथ हम डिस्कस करेंगे इसको भी। जैसे कि ये टॉपिक है जी, ये आपको आया हुआ है 2018 में आई थिंक, कि फेमिनिज्म इज नॉट रियली अ थर्ड वर्ल्ड इशू। अब जो ये टॉपिक है ना, फेमिनिज्म इज नॉट रियली अ थर्ड वर्ल्ड इशू, इसकी इंटरप्रिटेशन एक नहीं बनती,
इसकी इंटरप्रिटेशन एक से ज्यादा बनती है। तो 18 के पेपर के अंदर कुछ लोगों ने इसकी इंटरप्रिटेशन ठीक नहीं की थी, उनकी इंग्लिश ठीक थी, उनके पास इस टॉपिक के ऊपर नॉलेज भी था, ठीक है जी, लेकिन उनकी जो थी क्या कहते हैं इंटरप्रिटेशन, वो ठीक नहीं थी, क्योंकि इस ऐसे की इंटरप्रिटेशन एक से ज्यादा बन रही थी, तो वैसे में फेल हो गए। तो हम अपने डिटेल लेक्चर में जो हमारी क्लासेस स्टार्ट होंगी इसमें हम इसको भी देखेंगे कि विद एग्जांपल्स के साथ के इंटरप्रिटेशंस के क्या इश्यूज आते हैं और कौन सी इंटरप्रिटेशन आपकी ठीक होती है। अगर एक टॉपिक की एक से ज्यादा इंटरप्रिटेशन बन रही है तो कौन सी ठीक होती है और कौन सी ठीक नहीं होती, इंशाल्लाह हम इसको भी देखेंगे, ठीक है जी। अब ये है जी लेक्चर, इंशाल्लाह ये चीज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अपने लेक्चर के अंदर, ये भी पॉसिबल नहीं है। ये लिखा हुआ जी इंट्रोडक्शन को स्टार्ट करने के वेज कितने, ये 1 2 3 4 5, मतलब इंट्रोडक्शन को स्टार्ट करने के आपके 5 वेज हैं। इंशाल्लाह इसको भी हम अपने डिटेल लेक्चर में देखेंगे। ये आगे मैंने एग्जांपल्स देने के लिए ये हमारी कुछ स्लाइड्स बनी हुई हैं, और ये स्लाइड्स कोई ऐसे को पढ़ाया नहीं जा रहा इसमें, इकोनॉमिक चैलेंजेस ऑफ पाकिस्तान, ये बेसिकली हमने एक मॉडल ऐसे के तौर पे लिया हुआ है समझाने के लिए कि ऐसे का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसकी प्राइमरी हेडिंग कौन सी होती है, उसकी सेकेंडरी हेडिंग्स कौन सी होती है, उसकी यूनिवर्सल हेडिंग्स कौन सी होती है। इंशाल्लाह इसको भी हम इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम कम रह गया, क्योंकि हमने क्वेश्चन आंसर्स का सेशन भी करना है, इसलिए पॉसिबल नहीं कि हम सारी चीज को देखें। ये भी हमारे स्ट्रक्चर के हवाले से है कि जितनी भी स्लाइड है ना, ये हमारी सारी की सारी हमारे स्ट्रक्चर के हवाले से, और इनको हमने डिटेल में डिस्कस करना है। मैं बार बार स्ट्रक्चर पे एम्फोसाइज इसलिए कर रहा हूं कि आपको मैंने एग्जामिनर रिपोर्ट का रेफरेंस दिया है, आप इसको एफपीएससी की वेबसाइट पे जाके 2018 की एग्जामिनर की जो रिपोर्ट है ऐसे के हवाले से आप उसको सर्च कर सकते हैं, उसमें वो आप चीजें पढ़ सकते हैं जो मैंने आपको बताई हैं। मैं कोई आपको अपनी तरफ से नहीं बता रहा, तो उसमें एग्जामिनर ने साफ साफ कहा हुआ है जी कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको ऐसे के स्ट्रक्चर का नहीं पता, ठीक है जी, इसलिए मैं बार बार स्ट्रक्चर कर रहा हूं ऐसे के अंदर। ये भी आपको समझाने के लिए, आपकी ऐसे की आउटलाइन को समझाने के लिए एक मॉडल ऐसे है, ये आपको समझाने के लिए कि आपकी प्राइमरी हेडिंग्स, यूनिवर्सल सिर्फ हेडिंग्स को समझाने के लिए। तो मैं आपको ऐसे थोड़ा सा बता देता हूं इसको, जैसे कि आपका ऐसे है जी ग्लोबल वार्मिंग, इट्स कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेस। अब इसकी जब आपकी आउटलाइन बनेगी तो अब अगर इस ऐसे के टाइटल के ऊपर गौर करें तो एग्जामिनर ने आपसे क्या पूछा हुआ है, एग्जामिनर ने आपसे पूछा हुआ है कॉजेज, और एग्जामिनर ने आपसे क्या पूछा हुआ है, कॉन्सिक्वेंसेस। एग्जामिनर ने हमसे सॉल्यूशंस नहीं पूछे हुए, ठीक है जी। जो एग्जामिनर ने आपसे पूछा होता है उनकी जो आपकी आउटलाइन के अंदर हेडिंग्स बनती हैं वो आपकी प्राइमरी हेडिंग्स होती हैं, जिनके ऊपर आपने ज्यादा एम्फसाइज करना होता है। जो एग्जामिनर ने आपसे चीज नहीं पूछी होती लेकिन आप अपने ऐसे को कंप्रीहेंसिव बनाने के लिए आप उसमें वो लिख आते हैं, वो आपकी, उसको हम कहते हैं सेकेंडरी हेडिंग्स, ठीक है। जैसे कि एग्जामिनर ने हमसे सॉल्यूशंस नहीं पूछे हुए लेकिन हमने अपने ऐसे के अंदर सॉल्यूशंस लिख दिए, क्योंकि अगर हम सॉल्यूशंस नहीं लिखते तो हमारा ऐसे कंप्रीहेंसिव नहीं लगेगा, हमारा ऐसे एक वो नहीं लगेगा, प्रॉपर ऐसे नहीं लगेगा कि हम सॉल्यूशंस ही मिस कर रहे हैं। लेकिन अब इसमें हमने ये देखना होता है कि हमने ज्यादा एम्फसाइज किसके ऊपर करना होता है, ये एक डिबेट है, इंशाल्लाह इसको हम अपने डिटेल लेक्चर्स में करेंगे। और यूनिवर्सल हेडिंग्स वो होती है जो हर ऐसे में कॉमन होती है आपके आउटलाइन के अंदर, जो आपकी इंट्रोडक्शन की हेडिंग होती है और जो आपकी कंक्लूजन की हेडिंग होती है, इनको हम यूनिवर्सल हेडिंग्स कहते हैं, ठीक है जी। ये भी इंशाल्लाह हम अपने ऐसे उसमें लेक्चर्स में डिटेल से डिस्कस करेंगे। अब ये चीजें तो हुई जो हमने अपने ऐसे में डिटेल में डिस्कस करनी है, इंशाल्लाह जब हमारे डिटेल में लेक्चर्स होंगे, क्योंकि अभी पॉसिबल नहीं है। आज के लेक्चर का सिर्फ और सिर्फ मकसद क्या है, मकसद आपको सिर्फ ये बताना है कि स्टूडेंट्स ऐसे में फेल क्यों होते हैं, और मैंने आपको अपनी तरफ से नहीं बताया, मैंने आपको एग्जामिनर की रिपोर्ट के रेफरेंस दे के बताया, ठीक है जी। नंबर 2 आपको ये बताना है जी कि जो हमारी प्रॉपर क्लासेस स्टार्ट होंगी उसका रोड मैप क्या होगा, वो मैंने आपको बता दिया है कि हम ये जब जो मैंने आपको स्टार्ट में पॉइंट्स बताए हैं, ये वाले, कि हमने स्टार्ट कहां से करना है ऐसे को, हमने उसको खत्म कहां पे करना है। और मैं आपको एक बात बता दूं स्ट्रिक्ट सेंस में, जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए, हमने तब तक इस सेकंड पॉइंट पे मूव नहीं करना जब तक हमें फर्स्ट पॉइंट की समझ ना आई प्रॉपर वे में। हम अगर बात करेंगे ना आउटलाइन की, अगर हम बात करेंगे आउटलाइन की स्ट्रक्चर की, तो जब तक हम आउटलाइन के स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, हम उसको स्ट्रक्चर को ठीक नहीं करेंगे, हम इंट्रोडक्शन पे नहीं आएंगे। ये मैं आपको पहले बता देता हूं।
और हमने तैयारी करनी है टू द पॉइंट। हमने इधर उधर घूमना नहीं है। ठीक है जी, हमने स्ट्रक्चर को अपने को परफेक्ट करना है। और स्ट्रक्चर को परफेक्ट क्यों करना है, मैं बार बार एम्फोसाइज क्यों कर रहा हूं जी? वो इसलिए कर रहा हूं कि एग्जामिनर ने अपनी रिपोर्ट में बताया हुआ है कि इससे बड़ा अलमिया क्या हो सकता है कि स्टूडेंट को पता ही नहीं ऐसे होता क्या है, और वो ऐसे लिखने आ गया जी, और बाद में कहता जी मुझे ऐसे में फेल कर दिया। ठीक है जी। और बिलीव मी, अगर आपको ऐसे का स्ट्रक्चर पता है ना, और आपको वर्ड्स को मोल्ड करना आता है, वो भी हम इंशाल्लाह उसको भी प्रैक्टिस के साथ सीखेंगे। जिस मर्जी टॉपिक पे आपको ऐसे दे दे, आपको इंशाल्लाह वो ऐसे में फेल नहीं करेगा कभी भी एग्जामिनर, अगर आपका ऐसे का स्ट्रक्चर ठीक है और आपको थोड़ी बहुत अंग्रेजी लिखनी आती है। मैंने थोड़ी बहुत अंग्रेजी इसलिए कहा है जी, मैं ये इस पे एम्फोसाइज नहीं कर रहा कि बहुत ज्यादा इंग्लिश आपको आती है। ये भी एक बहुत ज्यादा मिथ है ऐसे को लेके। ऐसे में एग्जामिनर की कभी भी ये रिक्वायरमेंट नहीं होती जी बंदा कोई पीएडी इंग्लिश हो, उसकी वो कैब बहुत हाई लेवल की हो। वो आपसे कभी भी ये रिक्वायर नहीं करता जी कि इसका नॉलेज कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो। देखिए ना कि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज कहां से लेके आए? हम इस एजुकेशन सिस्टम की प्रोडक्ट है, और आपको पता ही जी हमारा एजुकेशन सिस्टम डिलीवर कर रहा है। तो आप किस तरह ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं जी कि इस एजुकेशन सिस्टम के साथ आप प्लेटो और एरिस्टोटल प्रोड्यूस करेंगे? पॉसिबल नहीं है। और ना एग्जामिनर हमसे एक्सपेक्ट करता है। एग्जामिनर आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है? एग्जामिनर आपसे ये एक्सपेक्ट करता है कि आपसे उसने आपसे पूछा है ना, जेंडर इक्वालिटी इज अ मिथ, प्रॉपर स्ट्रक्चर के साथ, सिंपल अंग्रेजी के साथ उसको सिर्फ समझा दें कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। इससे ज्यादा बिलीव करें, एग्जामिनर कुछ भी हमसे एक्सपेक्ट नहीं करता। अगर मैं आपको उसकी एक मिसाल दूं, तो मैंने कंपेटिटिव एग्जाम्स के हवाले से मैंने 2 एसेज लिखे हैं। मैंने एक प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस का एग्जाम दिया था, उसमें मैंने एक ऐसे लिखा था, और मैंने एक सीएसएस का एग्जाम दिया था, मैंने उसमें ऐसे लिखा था, और मेरे दोनों ऐसे पास थे। पास होने के यही फॉर्मूले थे जो मैं आपको बता रहा हूं। और बिलीव करें कि मेरे ऐसे का स्ट्रक्चर ठीक था, अंग्रेजी ठीक थी, नो डाउट, लेकिन मेरे ऐसे की जो लैंग्वेज थी वो इंतहाई सिंपल थी, इंतहाई। मैं जिस तरह बच्चों की लैंग्वेज नहीं होती, हमने बेसिकली क्या करना है, हमने इस चीज की प्रैक्टिस करनी है, हमने एग्जामिनर को फैसिलिटेट करना है। आप इसको फैसिलिटेट इस तरह करना है कि जो वो पढ़े ना उसको फौरन समझ आ जाए, उसको अपना ज्यादा दिमाग ना खपाना पड़े आपके ऐसे के ऊपर। उसको आपका ऐसे पढ़ के ये ना लग रहा होगा जी कि एक पैराग्राफ कुछ लिखा हुआ है, अगला कुछ लिखा हुआ है जी, इधर कोई बात कर रहा है, आगे कोई बात कर रहा है। हमने इन चीजों को ठीक करना है। और बिलीव करें कि जब तक आप इन चीजों को ठीक नहीं करेंगे, मैं आपको दोबारा इस चीज पे एम्फोसाइज कर रहा हूं, आपके पास जितना मर्जी नॉलेज है, आपके पास जितनी मर्जी अच्छी इंग्लिश है, आप ऐसे पास नहीं कर सकते। हाँ ये है कि अगर आपकी कोई किस्मत बहुत ज्यादा अच्छी है तो उसकी मैं गारंटी नहीं दे सकता, वो कोई एक्सेप्शनल केस हो सकता है, लेकिन आप इसके अलावा ऐसे पास नहीं कर सकते। एक चीज ये होगी। और ये चीजें सिंपल है, हमने इनको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना, ये बहुत सिंपल है। दूसरी चीज, हमारी एक और चीज ये होगी कि हमने आपको पढ़ने के लिए कोई इस तरह नहीं देना कि डेमोक्रेसी का हमने टॉपिक पढ़ना है ना, तो उस पर ये 2 किताबें पढ़ के आए ना। हमसे पढ़ा जाता है इतना, नाम इतना अफोर्ड करते हैं। हमने रीडिंग करनी है, लेकिन रीडिंग उतनी को करनी है जितनी को हम कर सके, और जितनी हम अब्सॉर्ब कर सके, और जितनी से हम सीख सके। हमने ये रेलिवेंट चीजें नहीं पढ़नी, हमें अपने आप को खुश करने के लिए जी मैंने ये किताब भी पढ़ ली डेमोक्रेसी के ऊपर, मैंने ये किताब भी डेमोक्रेसी के ऊपर पढ़ ली। अगर आपने किताब डेमोक्रेसी के ऊपर पढ़ ली तो क्या होगा उस किताब पढ़ने से? अल्टीमेटली क्या होगा? कोई आपको एक आइडिया मिल जाएगा पूरी किताब के अंदर से। तो इतना ज्यादा टाइम वेस्ट करने के बाद अगर आपको एक आइडिया मिलता है किताब के अंदर से, ये कोई इतनी बड़ी आपकी अचीवमेंट नहीं है इतना टाइम वेस्ट करने के बाद। हमने टू द पॉइंट तैयारी करनी है, हमने स्ट्रक्चर से स्टार्ट करना है, हमने सीक्वेंस में चलना है। हमने इस तरह नहीं करना जी कि पहले लेक्चर में यस लिख के ले, पॉसिबल नहीं है। और ना ही आपने परेशान होना है। किसी को अगर आउटलाइन नहीं लिखनी आती, किसी के पास नॉलेज नहीं है, तो इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं। जब हमने अपने टॉपिक्स को पढ़ना है, हमने किस लिए पढ़ना है? हमने अपनी नॉलेज बेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए पढ़ना है। हमने कुछ ना कुछ पॉइंट्स गेन करने के लिए पढ़ना है। जब हम हर टॉपिक जो हमारे ऐसे के होंगे, तो उसके ऊपर जब हम हर चीज को हम डिटेल में देखेंगे टॉपिक्स को, तो इंशाल्लाह हमारी नॉलेज बेस भी स्ट्रांग होगी। हम आपके पास आउटलाइंस भी आएंगी, आपके पास थोड़े बहुत पॉइंट्स भी आएंगे, और हम कोटेशंस को भी तैयार करेंगे टॉपिक वाइज। इन शॉर्ट, अगर हम सारी डिबेट को प्रिसाइज कर दें, हमने स्मार्ट तैयारी करनी है। मैं आपको बार बार कहता हूं, हमने चीजों के गिर्द घूमना नहीं है, हमने चीजों को तैयार करना है। ठीक है जी। अब मसला कहां पे आ रहा है? और ये मसला मेरे साथ भी आया था, मेरे साथ ग्रुप फेलो थे उनके साथ भी आया था। ये मसला सबके साथ आता है, और इसलिए मैं किसी भी टीचर के पास 1-2 दिन या 4 दिन से ज्यादा टिक नहीं सका। उसकी रीजन क्या थी? उसकी रीजन ये थी कि आप क्लास में गए, आप क्लास में जाकर कहा जी ये एक टॉपिक इस पे ऐसे लिख के लें,
कैसे लिख के लेंगे? अब एक बंदे को पता ही नहीं आउटलाइन किस तरह बनानी है, अब एक बंदे को पता ही नहीं इंट्रो को किस तरह लिखना, अब एक बंदे को पता ही नहीं बॉडी पैराग्राफ किस तरह बनाना है, आप उसे एक्सपेक्ट करें जी वो आपको ऐसे लिख के ला दे, और फिर वो ऐसे लिख के ले आया जी, फिर उसको कहा जी तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं है, आपने उसको डीमोरलाइज कर दिया। और मैं आपको एक और चीज बता दूं जो आप सारे लोग सुन रहे हैं, बिलीव करें, सीएसएस के एग्जाम मैंने भी दिया है, कुछ दोस्तों ने भी क्लियर किया है, पास है मेजोरिटी लोगों का, इंटरव्यूज में भी काफी लोगों से मुलाकात हुई है, कोई भी प्लेटो अरिस्टोटल नहीं है। जो आपको एक्सेप्शनल कैंडिडेट मिलते हैं ना सीएसएस के अंदर, वो कोई एक दो होते हैं जो फॉरेन क्वालिफाइड होते हैं, अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़े होते हैं, सारे मेडियोकर कैंडिडेट्स होते हैं, टाट स्कूलों के पढ़े हुए हैं। जो हम ये सरकारी हमारे स्कूल नहीं है जहाँ पे ये हमें नीचे घासों पे बिठा के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, मोस्टली आपके स्टूडेंट्स वहां से पढ़े हुए हैं। किसी की मतलब ना उतनी हाई लेवल की स्पोकन इंग्लिश है, ना उतनी हाई लेवल की हमारी कोई राइटिंग स्किल्स हैं। हमने स्मार्ट वे में, शॉर्ट टाइम में, टू द पॉइंट तैयारी करके साथ चीजों को अंडरस्टैंड करना है। हमने चीजों के गिर्द घूमना नहीं है, हमने चीज से इंप्रेस नहीं होना जी। मैं आपको अब देखिए, मुझे किताबों के नाम बहुत आते हैं, मुझसे जितने मर्जी सुन लें, मैं आपको कहूंगा ये किताबी पढ़ लें, ये किताबी पढ़ लें, लेकिन फायदा नहीं। मतलब ऐसे की तैयारी करने जाते हैं जी, हमें भी कहा गया जी ये किताब पढ़ लें, ये किताब, टाइम वेस्ट है, बिलीव में टाइम वेस्ट है। हमने टू द पॉइंट तैयारी करनी है, हमने इस तरह नहीं करना। ठीक हो गया जी? ये है जी हमारा रोड मैप ऐसे के हवाले से। ये हमारी टोटल डिस्कशन यहाँ पे कंक्लूड होती है ऐसे के हवाले से। अब हमने टॉपिक्स कौन से तैयार करने हैं? ठीक है जी, हमने टॉपिक्स कौन से तैयार करने? ये हमारे 16 टॉपिक्स हैं, इसमें कोई हम एक दो टॉपिक्स और भी ऐड कर लेंगे। हमने इन टॉपिक्स को तैयार करना है, हमने ऐसे तैयार नहीं करने, हमने इनकी डिफरेंट डायमेंशंस को एक्सप्लोर करना है इन इजी वे, इन सिंपल वे, इन शॉर्ट वे, कि हमने इनको इस तरह तैयार करने की कोशिश करनी कि हमारा प्रोडक्टिव वर्क ज्यादा हो, बजाय इसके कि हम उन चीजों पे सर खपाएं कि हमें प्रोडक्टिविटी कुछ नहीं आ रही, हमारा सिर्फ टाइम वेस्टेज हो रहा है। हमने इस तरह नहीं करना। ठीक है जी, हमने ये टॉपिक्स तैयार करने, अगर आप ये टॉपिक, इनमें हम कोई दो चार टॉपिक्स और ऐड कर सकते हैं, अगर आप कुछ सजेस्ट करेंगे, कुछ मैं और देख लूंगा इनमें, और वो भी ऐड कर लेंगे। लेकिन अगर आप पास पेपर्स उठा के देखेंगे तो इन टॉपिक्स के अंदर से आपके हमेशा 2 4 5 ऐसे आई होते हैं, मतलब वो डिमेंशंस डिफरेंट पूछ लेते हैं आपसे, लेकिन आपके इनमें से ऐसे आई आए होते हैं। तो वो जो डिमेंशंस, एक ऐसे का अगर आपसे कोई डिफरेंट डिमेंशन पूछता है, उसको किस तरह टैकल करना, हम इसको भी इंशाल्लाह देखेंगे अपनी क्लास में। ठीक है जी, ये था जी आपका ऐसे का रोड मैप। हमने इसमें देखा जी कि स्टूडेंट ऐसे में फेल क्यों होते हैं जी, क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं ऐसे को लेके, मतलब क्या वो मिस है ऐसे को लेके, स्टूडेंट्स को किस तरह मिसगाइड किया जाता है, हमें भी किया गया। और उसमें हमने फिर ये देखा कि हमारा रोड मैप क्या होगा ऐसे को लेके, हम कौन से टॉपिक्स तैयार करेंगे, हम स्टार्ट कहाँ से लेके हम एंड किस तरह करेंगे। ठीक है जी, एक चीज हमारी ये होगी। अब प्रेसी के पेपर की तरफ आ जाए, उसको देखते हैं थोड़ा सा। मैं आपको उसका थोड़ा सा हिंट दूंगा प्रेसी का, हमारा टाइम ओवर हो गया, तो फिर हम इंशाल्लाह जो हमारी क्लासेस होंगी उसमें इंशाल्लाह डिटेल में इसको देखेंगे। अब प्रेसी के मैं आपको पेपर में बता देता हूं जी, फेल होने की सबसे बड़ी वजह प्रेसी के पेपर में, प्रेसी के पेपर, कंप्रीहेंशन के पेपर में फेल होने की जो आपकी सबसे बड़ी वजह है वो ये है जी कि, और जो जो इस वक्त मार्केट्स में आपके टीचर्स हैं, जो लोग हैं, वो आपसे ये मिस्टेक्स करवाते हैं, वो ये है कि मुझे काइंडली ना एक मिनट दीजिएगा, मैं अभी आता हूँ, एक कॉल आ गई। सॉरी, एक अर्जेंट कॉल आ गई थी जी। ऐसी जो आपका एससी और प्रेसी का पेपर है, बिलीव करें ये तैयार करना बहुत आसान है, अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस हो, अगर आपकी प्रॉपर इसमें वैल्यूएशन हो। और इसमें फेल होने की सिर्फ और सिर्फ एक वजह है, कोई दूसरी वजह नहीं है आपके प्रेसी कंप्रीहेंशन के पेपर में फेल होने की। वो ये है कि आपको जितने भी आप टीचर्स के पास जाते हो तैयारी करने के लिए, ये जो आपका सेकंड पॉइंट, ये जो है ना प्रेसी एंड कंप्रीहेंशन, आपका पूरा का पूरा साल इसके ऊपर गुजर जाता है।
प्रेसी चेक करवाओ, कंप्रीहेंशन चेक करवाओ, 20 प्रैक्टिस पैसेज की प्रैक्टिस होगी, अब 40 की होगी, अब पास पेपर स्टार्ट कर दो। ये जो बाकी 9 आपके एरियाज है, 9 एरियाज, 1 3 4 5 6 7 8 9 और D10, आपके जो बाकी 9 एरियाज हैं उनके ऊपर एम्फोसाइज करवाया नहीं जाता, उनकी स्ट्रेटजी बताई नहीं जाती कि आपने इनको किस तरह तैयार करना है, आपने इनको किस तरह लेके चलना है। इन सारे एरियाज को तैयार करने की स्ट्रेटजी है, सोर्सेज है, मतलब हमने उन जगहों से वो चीजें तैयार करनी होती हैं, हमने उन सोर्सेज को कंसल्ट करना होता है और हमने इन चीजों को एक प्रॉपर कैलकुलेटेड वे के अंदर इनको तैयार करना होता है। हम इंशाल्लाह हर चीज की हम देखेंगे कि हमने उनको किस किस तरह तैयार करना है। जैसे कि मैं आपको मिसाल देता हूँ कि मेरे जो बड़े भाई हैं उनके इस पेपर के अंदर, क्योंकि हम कैलकुलेटेड तैयारी कर रहे थे, चीजों को लेकर कर रहे थे, उनके 70+ मार्क्स हैं 2020 के अंदर। ठीक है जी, तो ये पेपर आपको बहुत नंबर दे सकता है, आपको 70+ तक नंबर दे सकता है ये पेपर प्रेसी का। स्टूडेंट्स इसमें फेल होते हैं, लेकिन बिलीव करें ये आपका वन ऑफ द मोस्ट टॉप स्कोरिंग सब्जेक्ट है पेपर बी, जो आपका प्रेसी एंड कंप्रीहेंशन का पेपर है। और इसमें फेल होने की कोई दूसरी सेकंड रीजन नहीं है, इसमें फेल होने की सिर्फ एक रीजन है, वो ये है कि आप सारा साल फोकस करते हैं प्रेसी कंप्रीहेंशन के ऊपर। आप किसी चीज को खोल के कहते हैं जी हो जाएगा, ये वोकैब हो जाएगी, ये जो है आपकी करेक्शन हो जाएगी, इडियम्स हो जाएंगे, पेयर वर्ड कैसे हो जाएंगे जब आप तैयार ही नहीं करेंगे, जब आप इनकी स्ट्रेटजी नहीं बनाएंगे, जब आप इनके सोर्सेज को डिटरमिन नहीं करेंगे, जब आप इनको तैयार नहीं करेंगे, जब आप इनकी इवैल्यूएशन नहीं करवाएंगे, टेस्ट नहीं देंगे, कभी भी तैयार नहीं होती ये चीजें। ठीक है जी, हमने इन 10 एरियाज को तैयार करना है अपने पेपर बी के अंदर, और बिलीव करें प्रेस और कंप्रीहेंशन के पेपर में कोई बच्चा फेल नहीं होगा अगर आप प्रॉपर लेक्चर लेंगे, प्रॉपर वैल्यूएशन कराएंगे और प्रॉपर उनको चीजों को तैयार करेंगे, जो आपको बताई जाएंगी, जो आपको सोर्सेज बताए जाएंगे, वहां से वो चीजें तैयार करेंगे, तो मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं कि ये आपके लिए वन ऑफ द टॉप स्कोरिंग सब्जेक्ट होगा प्रेस इंशाल्लाह, जब आप इंशाल्लाह अपियर होंगे। ठीक है जी, इसके हवाले से हमारी ये स्ट्रेटजी होगी प्रेस कंप्रीहेंशन के पेपर के हवाले से कि हम सारी चीजों पर एम्फोसाइज करेंगे और इक्वल एम्फोसाइज करेंगे। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है प्रेस कंप्रीहेंशन के पेपर के अंदर, और जो हमने इसमें पास नहीं होना, हमने इसमें टॉप स्कोर करना है, टॉप स्कोर इंशाल्लाह करना है। ठीक है जी, ये हमारा कंप्रीहेंशन की स्ट्रेटजी होगी, इसमें हम ये चीजें डिस्कस करेंगे। हमारी क्लास का टाइम ओवर होता जा रहा है जी, तो हम अभी अपना एक क्वेश्चन आंसर्स का सेशन रख लेते हैं। अब आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि काइंडली इररेलेवेंट क्वेश्चंस ना कीजिएगा, ताकि जिन लोगों के रेलिवेंट क्वेश्चंस हैं उनको भी टाइम मिल सके। ठीक है जी, जी अब आप अपने सवाल क्वेश्चंस कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी मैम। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो अपनी डिग्री की कंप्लीशन के ईयर्स में ना, फॉर एग्जांपल 7th 6th सेमेस्टर के, जिनके 8 सेमेस्टर है टोटल ग्रेजुएशन के, तो अगर वो स्टूडेंट्स करना चाह रहे हैं तो उनको क्या स्ट्रेटजी प्लान करनी चाहिए? फॉर एग्जांपल इफ दे वांट टू अपीयर इन द सीएसएस एग्जाम, तो उनकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू यू? अच्छा, उसमें आप ये देखें, आप इसमें अपने एरियाज को डिटरमिन करें सबसे पहले। जैसे आपका जो प्रेसी कंप्रीहेंशन का पेपर है, उसमें आपने जो मैंने आपके साथ इंशाल्लाह मैं एडमिन को कहूँगा आपके साथ स्लाइड शेयर कर दें, आप वो स्लाइड्स को देखें, उन एरियाज को डिटरमिन करें, उनके सोर्सेज को डिटरमिन करें, उनको 1 बाय 1 तैयार करें। जो आपका प्रेसी कंप्रीहेंशन का पेपर है सीएसएस का, उसमें 80% आपका क्रैमिंग है, 20% से उसमें आपकी लर्निंग है, जो आपने चीजों की प्रैक्टिस करनी है। अब देखिए, क्रैमिंग तो आप किसी भी लेवल पे कर सकते हैं, आप इंटर में, आप मैट्रिक में, आप किसी भी लेवल पे कर सकते हैं। तो प्रेसी के पेपर में तो आपकी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जहां तक ऐसे की आपकी स्ट्रेटजी है, ऐसे में आप ये है कि आप सबसे पहले तो उसके स्ट्रक्चर को देखें और फिर आप स्टार्ट करें पैराग्राफ राइटिंग से। पहले आउटलाइंस को पहले प्रॉपर बनाएं, चेक करवाएं, वैल्यूएट करवाएं अपनी आउटलाइंस को। आउटलाइन जब आपकी रिफाइन हो जाए, फिर आप पहले स्टार्ट करें पैराग्राफ राइटिंग। फिर पैराग्राफ राइटिंग जब आपको लगे कि इवैल्यूएशन के बाद कि आपकी पैराग्राफ राइटिंग अब ठीक हो चुकी है, फिर आप स्लोली स्लोली अपने
एक पैरा से 3-4 पैराग्राफ पे आए, फिर 3-4 से 10 पैराग्राफ पे, अल्टीमेटली आप अपने कंप्लीट एसेस के ऊपर आ जाए। तो आप इसकी ये स्ट्रेटजी बना सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी बोले। सर मेरा आपसे सवाल ये है कि अभी जैसे बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन का जो पीसीएस का एग्जाम आता है, उसमें सर जी, जी। 100 मार्क्स का पेपर होता है इंग्लिश का। उसमें ठीक प्रेसी है, राइटिंग वगैरह और सारी चीजें एक ही होती हैं। उसमें जो ठीक है। ऐसे का पेपर होता है वो 30 मार्क्स का होता है, और उसमें 450 to 500 वर्ड्स का ऐसे आपने लिखना होता है। तो सर उसमें भी यही स्ट्रक्चर जो आपने बताया है बिल्कुल, हमें फॉलो करना? बिल्कुल, बिल्कुल ये ठीक स्ट्रक्चर। है। इसमें ये स्ट्रक्चर के ठीक है हवाले से पता होता क्या, मैं आपको बात बताता हूँ। जी सर। बिलीव करें, अगर आप ये स्ट्रक्चर समझ लेते हैं ना, समझ लेते हैं, आपको ऐसे ऐसे लगेगा जैसे कोई चीज है ही नहीं। आपके पास लिखने के लिए ज्यादा होगा और आप कहेंगे जी कि टाइम कम है, क्योंकि स्ट्रक्चर जो है ना, ये इसमें चीजें डिफाइन है कि आपने पहले ये लिखना है, फिर आपने ये लिखना है। और लिटरेरी ऐसे के लिए डिफरेंट स्ट्रक्चर है आपके, उसके लिए जो दूसरे ऐसे है आपके डिस्क्रिप्टिव एसेस के लिए आपका डिफरेंट स्ट्रक्चर है। तो जब आप इसको एक दफा समझ लेंगे तो आपके लिए चीजें बहुत ज्यादा आसान हो जाएंगी। ठीक है सर। ठीक है सर। अभी जैसे लास्ट एक छोटी सी और बात, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा सर। अभी एक जी, दो जी। जैसे टॉपिक्स हैं उनको जो है ना थोड़ा इंटरप्रेट करना मुश्किल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मॉडर्न वुमेन इज द राइवल एंड नॉट कंपेनियन ऑफ मैन। सर अभी ठीक है। इस ऐसे को सपोर्ट करना है, या जैसे मतलब इस ऐसे की हमने फेवर में जाना है? एग्जामिनर हमसे ये पूछ रहा है कि हम इसकी फेवर में जाएं या हम इसके अगेंस्ट जाएं, ये कैसे हमें पता चलेगा? ये बेसिकली मॉडर्न वुमेन इसमें द राइवल जी एंड बेसिकली नॉट द कंपेनियन ऑफ मैन। देखें, आप इसमें ना ये जो आप कैसे ना बेसिकली इसमें आपका स्टांस मांगना है। अच्छा। अगर आप इसमें स्टांस लेते हैं कि राइवल हैं, फिर इसमें जो आपकी नॉलेज बेस है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए, वोटिंग आर्गुमेंट्स। ठीक है सर। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम सर। और अगर आप जी वालेकुम सलाम। सर अभी आपने कहा कि हमें ऐसे के लिए और प्रेस के पेपर के लिए अपने सोर्सेज डिटरमाइन करने चाहिए। तो अभी मतलब एज अ न्यू स्टूडेंट के मतलब अभी मैंने स्टार्ट किया, तो हमें कैसे इसके सोर्सेज वगैरह पता चल सकते हैं? हम कहाँ से ये चीजें प्रिपेयर करना स्टार्ट कर सकते हैं? अब देखिए, इसमें यही है कि इसके लिए तो आपको किसी ना किसी से गाइडेंस लेनी पड़ेगी, क्योंकि ऑन योर ओन तो आप चीजों को नहीं डिटरमिन कर सकते। अब आप जैसे आप हैं, आपने अगर नई नई तैयारी स्टार्ट की, आपको क्या पता कि ऐसे के हवाले से अगर आपने एक डेमोक्रेसी वाला टॉपिक करना है या कोई और टॉपिक तैयार करना है, तो उसके लिए आपको क्या चीजें पढ़नी चाहिए, क्या चीजें नहीं पढ़नी चाहिए। अगर आपने जी सर। पेपर बी तैयार करना है प्रेस कंप्रीहेंशन का, उसमें आपने वोकैब तैयार करनी है, वोकैब को भी तैयार करने की स्ट्रेटजी है, पेयर वर्ड्स इडियम्स को भी तैयार करने की स्ट्रेटजी है। तो जाहिर बात है आप एक नए कैंडिडेट को चीजें नहीं पता होंगी, तो उसके लिए आपको किसी न किसी गाइडेंस लेनी पड़ेगी। सर कैंडी आप सेकेंडली सर मैंने ये पूछना था कि पीएमएस और सीएसएस के लिए जो हम टॉपिक्स प्रिपेयर करते हैं वो सेम प्रिपेयर करते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, कोई डिफरेंस नहीं है। और वही टॉपिक अगर आपने अच्छा एक प्रॉपर वे में तैयार किया और प्रॉपर सोर्सेज से, वो आपकी पाकिस्तान अफेयर में भी हेल्प करते हैं, करंट अफेयर में भी हेल्प करते हैं। ठीक है जी। ओके, थैंक यू सर। सर कैंडी आप एक जो टॉपिक है जो आपने प्रिपरेशन की थी, तो अगर आप शेयर जी, कर जी। देते ग्रुप में, तो मैं एक आइडिया हो जाता कि आपने किस तरह अटेम्प्ट किया था और क्या उसमें आपने लिखा था। अच्छा, आप बेसिकली ये कह रहे हैं कि जो मैंने टॉपिक अटेम्प्ट किया था, मैं उसकी आउटलाइन आपके साथ शेयर कर दूं? नहीं, पूरा टॉपिक ही अगर शेयर कर दें ग्रुप में तो वो बेहतर हो जाएगा। या देखें, अब देखें वो पूरे ऐसे को मैं दोबारा तो नहीं लिख सकता। देखिए, मैंने एक ऐसे चूज किया था, वुमेन यूनिवर्सिटीज एजेंट्स ऑफ चेंज। चलो मैं उसके साथ एक आउटलाइन बना के तो आपके साथ मैं शेयर कर सकता हूँ। ये सर आउटलाइन वुड बी आउटलाइन बेटर। शेयर कर दें वो सर। चलिए मैं आउटलाइन तो Attention- आपके साथ शेयर कर दूंगा पूरा, क्योंकि मैं भी काफी बिजी हूँ, तो मैं जॉब भी कर रहा हूँ, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, तो मेरी पॉसिबल नहीं होगा मैं आपको पूरा ऐसे वो लिखी, क्योंकि साथ साथ बाकी एंगेजमेंट्स भी होती है। मैं आपके साथ आउटलाइन जरूर शेयर कर दूंगा, ये मैं आपके साथ प्रॉमिस करता हूँ, चीज़ मैं कर दूंगा आपके साथ। हाँ सर, ये कि एक स्ट्रक्चर बना के दे देंगे ना, तो हमें बिल्कुल आइडिया हो जाएगा कि सर ने ये कुछ लिखा था और हम उसके मुताबिक चलेंगे फिर। या स्ट्रक्चर के हवाले से मैं आपको एक चीज दोबारा बता देता हूँ कि स्ट्रक्चर आपको इस तरह एक दफा देख के इस तरह नहीं आएगा। उसके लिए आपको बार बार प्रैक्टिस करके बार बार अपनी एवेल्युएशन करवानी पड़ेगी, क्योंकि उसकी मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो वही एग्जांपल है कि अगर मैं आपको स्ट्रक्चर के हवाले से 4 घंटे तक भी बोलता रहूं ना, आपको हो सकता है चीजों की समझ आ जाए, लेकिन जब आप पेपर में अटेम्प्ट करेंगे ना या आप एवेल्युएशन करवाएंगे, आप उसमें मिस्टेक्स जरूर करेंगे। वो आपकी मिस्टेक्स तब तक पिन पॉइंट नहीं हो सकती जब तक आपको कोई बंदा बताएगा नहीं। लेकिन मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, अगर आप उसको
बेसिकली अगर उसको आप कर लेते हैं, अब्जॉर्ब कर सकते तो यू आर, उसको जरूर करें आप। मैं आपके साथ इंशाल्लाह कर दूँ, कर दूँ। सर अगर हम सेकेंडरी हेडिंग्स पे ज्यादा फोकस करें तो क्या हम ऐसे फील कर सकते हैं तो सेकेंडरी पे ज्यादा? अस्सलाम वालेकुम सर। सर सॉरी, ये आप जो क्या कह रहे हैं? सर ये जो आउटलाइन है इसके लिए पेपर में अलग से मतलब पेज निकालना पड़ता है या इसको डायरेक्टली मतलब हेडिंग्स में अप्लाई करना है एसे में? सॉरी, दोबारा बताएं, क्या कह रहे हैं आप? सर ये जो आउटलाइंस का जो अलग हम आउटलाइन बनाते हैं ना, इसके लिए हम पेपर में अलग पेज निकालेंगे या इसको डायरेक्टली हम अप्लाई करते हैं, वो क्या है एसे में? एक तो होते हैं, हमने सुना है कि जी आप जब आउटलाइन बनाते हो तो इसके लिए आपने एक अलग अलग सी पेज बनानी होती है। फॉर एग्जांपल उसमें वो जो आउटलाइन और टॉपिक्स होते हैं उसमें वो अलग सा पेज उसके लिए उसको मतलब बनाना पड़ता है। तो क्या हम पेपर में भी इसको अलग पेज बनाएं आउटलाइन के लिए या सर सिर्फ म्यूट हो बस गए हैं, क्वेश्चन बाद में डायरेक्ट? कर देना सर, म्यूट हो गए हैं। मुझे आपके क्वेश्चन की समझ आ गई है। आउटलाइन आपने सेपरेट बनानी होती है, ठीक है जी। अब काइंडली हमारा क्लास का टाइम खत्म हो रहा है। मैं सॉरी, मैं आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे सकता। ये फेसबुक से भी कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, इनका भी आंसर दे दें। अच्छा जी, क्लास मेन स्टार्ट होगी जी हमारी इंशाल्लाह मंडे से, और आप इनके साथ कोऑर्डिनेट कर लीजिएगा हमारे एडमिन वगैरह के साथ ही, आपको काइंडली उसकी सारी डिटेल्स वगैरह बता देंगे। एडीएम्स और पेपर सर वर्क्स के इंग्लिश हवाले की से क्लास हो, एसए की क्लास होगी या फिर एसए की? नहीं, दोनों की होगी, हम पैरेलल चलेंगे साथ लेके इंशाल्लाह दोनों को, ठीक है जी। सर इसकी मुझे टाइमिंग मुझे मुझे काइंडली यही हो 1 गया मिनट ना? दे दें, मुझे काइंडली 1 मिनट दे दें। ये कुछ क्वेश्चंस हमारे फेसबुक से आ रहे हैं, मैं उनका एक दफा आंसर दे दूं, सिर्फ 1 मिनट दे दूं, शॉर्ट आंसर देते तो इनका। अच्छा जी, एक क्वेश्चन ये है जी कि इडियम्स और पेयर वर्ड्स के सोर्सेज कौन से हैं जी? इडियम्स और पेयर वर्ड्स के सोर्सेज के लिए इडियम्स और पेयर वर्ड्स के सोर्सेज के लिए एक तो आपकी वो जो करीम दाद चुगताई की बुक है पैसी कंप्रीहेंशन की, आप उधर से तैयार करें इडियम्स एंड पेयर वर्ड्स। उसके बाद पास पेपर से तैयार करें, और उसके बाद जो आपके हैं इडियम्स, वो जो टू द पॉइंट आपकी बुक है इंग्लिश की बीए की, जो आपके करीमदा चुगताई में नहीं दिए हुए उसमें दिए हुए वो भी तैयार करें एडिशनल, ठीक है जी। उसके बाद क्वेश्चन है जी कि आपने कितने ऐसे लिखे थे? मैंने कोई खास ऐसे नहीं लिखे थे, मैंने कोई जो कंप्लीट ऐसे लिखे थे वो 2 से 3 ऐसे थे। ज्यादा मैंने जो वर्क किया था मैंने आउटलाइन और इंट्रोडक्शन कोई डिवर्सिफाई मैंने कुछ अटेम्प्ट किया था, ठीक है जी। ऐसे एंड पैसिव इवैल्यूएशन, सर काइंडली इन्फॉर्म अस। देखिए इवैल्यूएशन के हवाले से तो मुझे आपके क्वेश्चन की समझ नहीं आ रही कि मैं आपको ऐसे एंड पैसिव की इवैल्यूएशन के हवाले से क्या बताऊं। पाक, ठीक है जी, चलें जी। अब किसी का कोई क्वेश्चन है तो लास्ट काइंडली कर लें, हमारी क्लास में पहले काफी टाइम हो गया तो। जी सर मेरा हेलो क्वेश्चन सर। है सर सॉरी, लाइक लास्ट क्वेश्चन है सर। जी जी सर आई इफ हैव यू आल्सो नेवर लास्ट माइंड, आप क्वेश्चन। अपने एसए में मार्क्स बता सकते हैं? सर नहीं, मैडम के क्वेश्चन को मुझे आंसर दे लें दे मैम। जब आप का एग्जाम, प्लीज मुझे ना एक क्वेश्चन का आंसर दे लें दे। आपके रिटर्न के जो मार्क्स होते हैं वो आपको नहीं बताए जाते जब तक आपका फाइनल रिजल्ट नहीं आता। तो हमारा जो रिजल्ट है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ एक्सपेक्टेड है, ईद के बाद, तभी हमें पता चल सकेगा कि हमारे एसए में या हमारे पैसे के पेपर में कितने मार्क्स हैं, ठीक है जी। बेस्ट विशेस फॉर योर रिजल्ट सर। थैंक यू, थैंक यू। सर आई हैव अ क्वेश्चन। जी जी बताएं मैम। सर हम वोकेब को कैसे कवर कर सकते हैं? लाइक अगर हम डॉन को पढ़ते हैं, अगर हम डेली जो है डॉन न्यूज पढ़ते हैं तो सर इट्स वेरी हार्ड, और ये मतलब देखिए पूरा ये चीजें देखिए मैम, ये चीजें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे क्लास में। तो डान के हवाले से आप क्वेश्चन कर रही है ना, डान को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, ये भी मैं सर आपको बता रहा हूँ। मैंने प्रोविंशियल में भी मेरी अंग्रेजी पास है, मेरी उसमें भी सीएसएस में भी पास है, ठीक है जी। बिलीव करेंगे ये जो आपका अखबार होती है ना उसकी भी एक स्मार्ट स्टडी होती है, वो इंशाल्लाह हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। डेली बेसिस पे इसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, वेस्टेज ऑफ टाइम है, बिलीव मी, सर करीम दाद प्योर वेस्टेज ऑफ टाइम है। सॉरी एक्सक्यूज मी सर। करीम दाद चख्ताई की आपने कौन सी बुक जी, जी। बताई? वो प्रेसिंग कंप्रीहेंशन की है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने आपसे पूछना है कि कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिस तरह के फेमिनिज्म, इट्स अ वेरी हॉट टॉपिक, तो आप इसके जी। अगेंस्ट जाओ या इसके फेवर में जाओ?
या ये आपके टॉपिक के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके टॉपिक की नेचर क्या है? ये टॉपिक पे डिपेंड करता है, इसमें आप कुछ इस तरह नहीं कह जिस सकते। तरह जी बताएं। जेंडर इक्वालिटी है, मतलब जिस तरह आपने कहा जेंडर इक्वालिटी इज अ मिथ, तो आई जी बिलीव इट्स अ मिथ। तो इसमें कोई वो तो नहीं, हार्म तो नहीं है कि मैं अगर इसको एज नो, मिथ पूरा ऐसे लिख। बिल्कुल भी नहीं। इसमें अगर मैं स्टांस तो मैं भी ये लूंगा मिथ है, क्योंकि जेंडर इक्वालिटी एग्जिस्ट नहीं करती, हमें पता है इस चीज का। हम इसमें अपने और जो सिर्फ डिफरेंट फील्ड ऑफ नॉलेज फेमिनिज्म, है। सिर्फ जो फेमिनिस्ट, सॉरी जी जी। सो जो फेमिनिस्ट हैं देयर इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, अगर ये ऐसे आए तो सर मैं अगर इसके, क्योंकि मैं अगेंस्ट जाना चाहूँ, तो ये कोई इसमें भी कोई हार्म नहीं है। देखिए मैं आपको बात बताता हूँ। लाइक हमने इस्लामिक व्यू आप दो, आप सोसाइटी व्यू दो। मैं आपको ये बताता हूँ, आपने किसी भी ऐसे में अगर अपोज जाना है या अगेंस्ट जाना है, आपने मॉडरेट वे में जाना है। अब आपने ये डिसाइड करना है कि आप जिस वे में भी जा रहे हो, कि आपके पास उसके हवाले से अच्छे सपोर्टिंग आर्गुमेंट्स हैं, आप दोनों अप्रोचेस ले सकते हो, लेकिन आपने जो भी साइड नहीं, मॉडरेट वे में लेनी है, आपने एक्सट्रीम साइड पे नहीं जाना। ठीक है जी, चलें जी, थैंक यू। हमारी जो क्लास है वो एंड होती है। सर आप हमारे ऐसे एवेल्युएट करेंगे, ऐसे चेक करेंगे सर हमारे आप? जी बता दें सर। मैं आपको बता देता हूँ। देखिए टाइम काफी हो गया, मैं आपको बता देता हूँ। आपको हमारी जो क्लासेस हो रही हैं इंशाल्लाह वो स्टार्ट हो रही हैं मंडे से। ठीक है जी, आपको जितनी भी फी के हवाले से, टाइमिंग के हवाले से, टाइमिंग जारी बात कन्वीनियंट ही होगी इंशाल्लाह। हेलो ठीक है सर। जी, ठीक है जी। तो टाइमिंग हमारी कन्वीनियंट होंगी, वो आपने परेशान नहीं होना। आपको जितनी भी है ना इंफॉर्मेशन, वो सारी आपको दे देंगे ये सीएस आर्किटेक्ट वाले। आप क्लासेस के हवाले से ये सारी आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे, फी के हवाले से, टाइम स्केड्यूल के हवाले से। और जहां तक वैल्यूएशन की बात है, तो जाहिर बात है कि जो आपका कोर्स है इसमें आपकी वैल्यूएशन इंक्लूडेड है। और वो जो आपकी वैल्यूएशन वो टिल एग्जाम्स तक है। मतलब अगर आपका सेशन खत्म भी हो जाता है तो आपकी वैल्यूएशन चलेगी टिल एग्जाम्स तक। ठीक है जी, ओके सर, ओके सर। वो आप थैंक यू सर, थैंक यू सर। एक्सक्यूज मी सर, आई हैव वन। तो सॉरी मैंने सबको म्यूट कर दिया है, क्वेश्चंस खत्म नहीं हो रहे हैं, टाइम हमारे पास नहीं है। आपकी जो इवेल्युएशन है वो आपकी एग्जाम्स तक चलेगी। एग्जाम तो यू आर मोर देन मोस्ट वेलकम। और वो ये जो आपकी इवेल्युएशन सारी चीज़ें आपके कोर्स में शामिल होंगी। हमारी क्लासेस स्टार्ट इंशाल्लाह हो रही है मंडे से। आप जो हैं, जो एडमिन हैं, ये जो सीएसएस आर्किटेक्ट वाले हैं, इनका नंबर आपके पास होगा, आप इनसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, ये आपको सारी डिटेल दे देंगे। तो इंशाल्लाह हम एक प्रॉपर वे में इसको लेके चलेंगे। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि वो स्टार्ट से ज्वाइन करें और एंड तक उसको लेके चलें। ठीक है, जो लोग नहीं ज्वाइन करना चाहते वो तो ठीक है, लेकिन जो ज्वाइन करना चाहते हैं वो इस तरह ना करें कि फर्स्ट वाली क्लासेस मिस कर दें, क्योंकि फर्स्ट हमने स्ट्रक्चर से स्टार्ट करना है। मैंने आपको स्ट्रक्चर की इंपॉर्टेंस का बता दी। तो चलें, थैंक यू, गुड लक टू ऑल ऑफ यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।